Chapter 1 The Human Curiosity About Aliens। आज की रात जब आप अपनी आंखें बंद करके सफर में डूबने वाले हैं, तो आइए सबसे पहले एक सवाल से शुरुआत करें। क्या हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले हैं? ये सवाल इंसानियत जितना पुराना है। जब से मनुष्य ने आसमान की ओर देखना शुरू किया है, तारों की चमकती रोशनी ने हमें हमेशा याद दिलाया है कि हमसे बहुत बड़ी कोई और दुनिया भी हो सकती है। और यही जिज्ञासा, यही कुतूहल हमें एलियंस यानी परग्रही जीवन के विचार तक ले जाता है। सोचिए, लाखों साल पहले जब हमारे पूर्वज रात के अंधेरे में आग के पास बैठे होंगे, तो उन्होंने भी ऊपर देखा होगा। उस काले आकाश पर फैले असंख्य सितारे उन्हें भी उतने ही रहस्यमयी लगे होंगे जितने हमें आज लगते हैं। वे सोचते होंगे, क्या उन तारों के पीछे भी कोई और लोग रहते होंगे? क्या कोई और सभ्यता होगी जो हमारी तरह ही सपने देखती होगी, प्यार करती होगी, डरती होगी, जीती होगी? यही सवाल हर युग में इंसान के मन को चैन नहीं लेने देता। हम इंसान स्वभाव से ही एक्सप्लोरर हैं, यानी खोज करने वाले। हमने अपनी धरती को छान मारा, समुद्रों को पार किया, जंगलों और पहाड़ों को जीता, और अब हमारी नजरें आसमान की तरफ टिक गई हैं। जब भी हम ऊपर देखते हैं, हमें लगता है कि यह सब कुछ सिर्फ हमारे लिए नहीं हो सकता। अरबों खरबों तारे और ग्रह सिर्फ खामोशी में टिमटिमाने के लिए तो नहीं बनाए गए होंगे। कहीं न कहीं किसी एक ग्रह पर जिंदगी का कोई और रूप जरूर पल रहा होगा। आपने गौर किया होगा, जब भी हम बच्चों को आसमान दिखाते हैं, वे मासूमियत से पूछ बैठते हैं, वहां कौन रहता है? ये सवाल बताता है कि परग्रही जीवन की जिज्ञासा हमारी नसों में बसी है। छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर इंसान ये सोचता है कि हम अकेले क्यों हों। और यही जिज्ञासा धीरे धीरे कहानियों, दंत कथाओं और अब वैज्ञानिक शोध तक पहुंच गई है। प्राचीन समय में जब लोग विज्ञान को नहीं जानते थे, वे एलियंस को देवताओं के रूप में सोचते थे। आकाश से उतरते रहस्यमयी रथ, अजीब आकृतियों वाले देवता और आसमान से आने वाली आवाजें, ये सब उस समय की कल्पनाएं थीं। लेकिन अगर हम ध्यान दें तो यही कल्पनाएं एलियन थ्योरीज की शुरुआती परछाइयां थीं। धीरे धीरे जब विज्ञान ने आंखें खोली, तो हमने जाना कि ब्रह्मांड कितना विशाल है। और जैसे जैसे हमारी समझ बढ़ी, वैसे वैसे एलियंस की संभावना और भी मजबूत लगने लगी। आपको शायद ये सुनकर सुकून मिले कि ब्रह्मांड सिर्फ बड़ा ही नहीं, बल्कि इतना बड़ा है कि हमारी कल्पना भी उसकी हद तक नहीं पहुंच सकती। अरबों गैलेक्सीज हैं, और हर गैलेक्सी में अरबों तारे, और हर तारे के चारों ओर ग्रह घूम रहे हैं। तो क्या ये मुमकिन नहीं कि उनमें से कुछ ग्रहों पर जीवन की चिंगारी भड़क चुकी हो? सोचिए, जैसे हमारी धरती पर जीवन पानी और सही माहौल मिलने से शुरू हुआ था, वैसे ही किसी और ग्रह पर भी ये चमत्कार हुआ होगा। हमारी ये जिज्ञासा कभी थमती नहीं। हम न सिर्फ रात के आसमान को देखते हैं, बल्कि दूरबीनों और अंतरिक्ष यानों से लगातार ब्रह्मांड को समझने की कोशिश करते रहते हैं। शायद आपको पता हो, नासा और अन्य अंतरिक्ष एजेंसियां लगातार दूर दराज ग्रहों की तस्वीरें खींच रही हैं। वे ये देखने की कोशिश कर रही हैं कि कहीं वहां हमारी तरह नदियां, झीलें या बादल तो नहीं। क्योंकि जहां पानी होगा, वहां जीवन की संभावना और बढ़ जाती है। लेकिन यहां एक और दिलचस्प बात है। हमारी जिज्ञासा सिर्फ वैज्ञानिक नहीं, बल्कि भावनात्मक भी है। जब हम सोचते हैं कि कहीं और जीवन हो सकता है, तो यह हमें अपने अकेलेपन से बाहर निकालता है। यह हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि शायद इस विशाल ब्रह्मांड में हमारी कोई और कॉस्मिक फैमिली भी है। और ये विचार अपने आप में बेहद सुकून देने वाला है। कभी कभी आप नोट करेंगे कि यह सवाल हमें दो तरह की भावनाएं देता है। एक तरफ हमें रोमांच होता है कि अगर एलियंस हैं तो हम उनसे मिलेंगे, उनसे सीखेंगे, शायद दोस्ती भी करेंगे। दूसरी तरफ हमें डर भी लगता है, अगर वे हमसे ज्यादा शक्तिशाली हुए तो, अगर उनका मकसद दोस्ती नहीं बल्कि कुछ और हुआ तो। यही मिश्रित भावनाएं हमारी कल्पना को और गहराई से खींच लेती हैं। हमारी फिल्में, किताबें और कहानियां भी इसी जिज्ञासा से जन्म लेती हैं। कभी एलियंस को मददगार दिखाया जाता है, तो कभी डरावना। कभी वे हमारी सभ्यता को आगे बढ़ाने वाले होते हैं, तो कभी हमारी सभ्यता को मिटा देने वाले। ये सब हमारी ही सोच का प्रतिबिंब है। जैसे हम इंसान हैं, दोस्ती करने वाले भी और डर पैदा करने वाले भी, तो हम एलियंस को भी उन्हीं दो रूपों में सोचते हैं। तो इस पहले अध्याय में आप और मैं सिर्फ यही महसूस करें कि इंसान का ये कुतूहल, ये सवाल, क्या हम अकेले हैं, दरअसल हमारे दिल और दिमाग दोनों का हिस्सा है।
ये सवाल हमारे भीतर रोमांच भी जगाता है और एक गहरी नींद जैसा सुकून भी देता है। और जब आप धीरे धीरे नींद में उतरें तो इस सवाल की हल्की सी गूंज आपके मन में बनी रहे, जैसे आप एक खिड़की से बाहर झांक रहे हों और उस खिड़की के पार फैला हो पूरा ब्रह्मांड चुपचाप खामोशी से आपका इंतजार करता हुआ। यही है हमारी यात्रा की शुरुआत, एक ऐसी यात्रा जो धीरे धीरे हमें न सिर्फ ब्रह्मांड की गहराइयों तक ले जाएगी बल्कि हमारे अपने भीतर की गहराइयों को भी छुएगी। क्योंकि एलियंस की तलाश दरअसल हमारी अपनी तलाश भी है। हमारी पहचान, हमारा अकेलापन और हमारी उम्मीदें सब इसी सवाल में छिपे हैं। चैप्टर 2 एंशिएंट सिविलाइजेशंस एंड एलियन कनेक्शंस। जब हम इंसानी सभ्यता की कहानी पढ़ते हैं तो अक्सर ये देखकर हैरानी होती है कि हमारे पूर्वज कितनी अद्भुत चीजें बना गए। आज से हजारों साल पहले जब न बिजली थी, न मशीनें, न कोई आधुनिक तकनीक, तब भी उन्होंने ऐसी ऐसी संरचनाएं खड़ी कर दी जो आज भी वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को हैरान कर देती हैं। और यही है वो बिंदु जहां से एलियन थ्योरीज हमारे दिमाग में जन्म लेती हैं। सोचिए, मिस्र के रेगिस्तान में खड़ी विशाल पिरामिड्स, पत्थरों के लाखों टुकड़े, हर एक कई टन वजनी, इतने सटीक ढंग से जोड़े गए कि आज भी इंजीनियर्स उनकी नकल करने में पसीना बहा देते हैं। उन पत्थरों को रेगिस्तान में इतनी दूर से लाना और इतने ऊंचे ऊंचे ढांचे खड़े कर देना, क्या ये सिर्फ इंसानी मेहनत थी या फिर कहीं ना कहीं कोई रहस्यमयी मदद भी थी? कुछ लोग कहते हैं कि ये सब हमारे पूर्वजों की विलक्षण प्रतिभा का नतीजा था, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि एलियंस ने उन्हें रास्ता दिखाया। केवल मिस्र ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे कोनों में भी ऐसे रहस्य छिपे हुए हैं। पेरू की धरती पर बनी नाज़का लाइंस को ही देख लीजिए। जमीन पर उकेरे गए ये विशाल आकार, कभी कोई पक्षी, कभी कोई बंदर, कभी कोई रहस्यमयी ज्यामितीय डिजाइन, इन्हें जमीन पर खड़े होकर देखना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि ये इतने बड़े हैं कि इनका पूरा रूप सिर्फ आसमान से ही समझ आता है। अब सवाल उठता है, जब प्राचीन इंसानों के पास हवाई जहाज नहीं थे तो उन्होंने इन्हें क्यों और कैसे बनाया? क्या वे किसी आसमानी मेहमान को संदेश भेजना चाहते थे? इसी तरह भारत के पुराने मंदिरों और गुफाओं में भी कई जगह रहस्यमयी आकृतियां बनी हुई हैं। कुछ मूर्तियों में ऐसे जीव दिखाए गए हैं जिनकी शक्ल इंसान जैसी तो है, लेकिन बिल्कुल इंसान जैसी नहीं है। उनके सिर पर अजीब हेलमेट जैसी आकृति है। उनकी आंखें बड़ी और चमकदार दिखाई गई हैं, जैसे कि वो किसी और ग्रह से आए हों। क्या ये सिर्फ कल्पना थी या फिर उन लोगों ने वास्तव में कुछ देखा था? हमारी प्राचीन कथाएं भी अक्सर आसमान से उतरे देवताओं की बातें करती हैं। संस्कृत ग्रंथों में उड़ने वाले विमान यानी कि ऐसे यान का जिक्र है जो बादलों और सितारों के बीच यात्रा करते थे। यूनानी पौराणिक कथाओं में देवता अक्सर धरती पर उतरते और इंसानों से मिलते जुलते थे। अमेरिका की माया सभ्यता भी आसमान से आए शक्तिशाली प्राणियों की पूजा करती थी। अगर हम इन सब कहानियों को जोड़ दें तो ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया की प्राचीन सभ्यताओं ने किसी न किसी रूप में आसमान से आए अजनबियों का जिक्र किया है। अब यहाँ दो रास्ते हैं। पहला रास्ता ये कहता है कि ये सब इंसान की कल्पना थी। जब लोग बिजली या मशीन नहीं जानते थे तो उन्होंने आसमान को रहस्यमयी मान लिया और अपनी कहानियों में उसे देवताओं या एलियंस के रूप में पिरो दिया। दूसरा रास्ता ये कहता है कि शायद वाकई कोई प्राणी किसी और दुनिया से आकर उन्हें प्रेरणा दे गया। शायद उन्होंने उन्हें खेती करना सिखाया, पत्थर काटने के तरीके बताए या फिर सितारों का नक्शा समझाया। आपको जानकर दिलचस्प लगेगा कि कई प्राचीन संरचनाएं बिल्कुल तारामंडलों की पोजीशन से मेल खाती हैं। मिस्र के गीजा पिरामिड्स को ही लें तो वे ओरायन बेल्ट नामक तारामंडल की सीधी लाइन में बने हैं। इंग्लैंड का स्टोनहेंज भी सूरज और चांद की गति के हिसाब से तैयार किया गया था। सवाल ये है, क्या प्राचीन लोग वाकई इतने बड़े खगोल शास्त्री थे या फिर किसी ने उन्हें ये ज्ञान दिया? यहाँ तक कि अमेरिका की माया सभ्यता का कैलेंडर भी अद्भुत सटीकता से ग्रहों और तारों की गति को दर्शाता है। बिना टेलीस्कोप, बिना आधुनिक विज्ञान, इतनी बारीकी से गणना करना, क्या ये उनकी ही मेहनत थी या फिर कहीं से कॉस्मिक गाइडेंस आई? अब ये जरूरी नहीं कि इन रहस्यों के जवाब हमेशा एलियंस ही हो सकता है इंसानों ने अपनी मेहनत और हजारों साल के अनुभव से ही ये सब हासिल किया हो। लेकिन जब हम इन अद्भुत उपलब्धियों को देखते हैं तो दिल के किसी कोने में ये ख्याल जरूर आता है कि क्या सच में हमारे पूर्वज अकेले थे?
आज वैज्ञानिक इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन रहस्यों की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि वे हमें सपने देखने पर मजबूर करते हैं। वे हमें ये सोचने देते हैं कि हो सकता है हमारी कहानी सिर्फ धरती तक ही सीमित ना हो, बल्कि ब्रह्मांड से भी जुड़ी हो। तो जब आप धीरे धीरे आराम से अपनी आंखें बंद करें और मन को शांत होने दें, तो सोचिए कि शायद किसी समय किसी और ग्रह से कुछ मेहमान हमारी धरती पर आए होंगे। उन्होंने हमें देखा होगा, हमारी सभ्यता को बढ़ते हुए महसूस किया होगा और फिर वे चुपचाप चले गए होंगे। और शायद आज भी वो कहीं दूर किसी तारे से हमें देख रहे हों, हमारी जिज्ञासा पर मुस्कुरा रहे हों। चैप्टर 3 द फर्मी पैराडॉक्स, अगर एलियंस हैं तो हमें दिखे क्यों नहीं। पिछले अध्याय में हमने देखा कि किस तरह प्राचीन सभ्यताओं ने हमें ये सोचने पर मजबूर किया कि शायद कहीं ना कहीं एलियंस का हाथ हमारी प्रगति में रहा हो। लेकिन अब एक और बड़ा सवाल सामने आता है, अगर एलियंस वाकई मौजूद हैं तो हमें अब तक उनकी कोई ठोस झलक क्यों नहीं मिली। ये वही रहस्य है जिसे विज्ञान की दुनिया में फर्मी पैराडॉक्स कहा जाता है। यह नाम पड़ा था एक मशहूर वैज्ञानिक एनरिको फर्मी के नाम पर। साल 1950 की बात है। अमेरिका के लॉस एलामोस नेशनल लेबोरेटरी में कुछ वैज्ञानिक आपस में बात कर रहे थे। वे सब एलियंस और अंतरिक्ष जीवन की संभावनाओं पर चर्चा कर रहे थे। अचानक फर्मी ने हंसते हुए एक सवाल पूछा, अगर एलियन सच में हैं तो फिर वे कहाँ हैं? ये छोटा सा सवाल सुनकर सब चुप हो गए, क्योंकि सच यही था, ब्रह्मांड इतना विशाल है, तारों और ग्रहों की इतनी संख्या है, जीवन की संभावना इतनी मजबूत है, तो फिर चुप्पी क्यों है? हमें कोई संकेत, कोई संदेश, कोई जहाज क्यों नहीं दिखा? यही है फर्मी पैराडॉक्स। संक्षेप में कहें तो एलियंस होने तो चाहिए, लेकिन वे हमें दिखते नहीं। अब आइए इसे सरल भाषा में समझते हैं। सोचिए कि आपके पास एक विशाल समुद्र है, उसमें लाखों करोड़ों मछलियां तैर रही हैं। अब अगर आप उस समुद्र में जाल डालते हैं तो आपको उम्मीद होती है कि कुछ मछलियां जरूर फंसेंगी, लेकिन बार बार जाल डालने के बाद भी आपको कुछ नहीं मिला तो आप सोचने लगेंगे, क्या वाकई मछलियां हैं भी? यही स्थिति हमारी ब्रह्मांड के साथ है। अरबों गैलेक्सियां हैं, तारे हैं, लेकिन हमें अब तक कोई एलियन जीवन का सबूत नहीं मिला। फर्मी पैराडॉक्स को और गहराई से समझने के लिए वैज्ञानिकों ने कई तरह की संभावनाएं पेश की हैं। पहली संभावना यह है कि शायद हम ब्रह्मांड में सचमुच अकेले हैं। हो सकता है जीवन शुरू होना इतना दुर्लभ हो कि सिर्फ धरती पर ही ये चमत्कार हुआ हो। ये सोच एक तरफ हमें गर्व देती है कि हम बेहद अनोखे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये हमें थोड़ा उदास भी कर देती है, क्योंकि इसका मतलब होगा कि विशाल ब्रह्मांड एकदम सुनसान है। दूसरी संभावना यह है कि जीवन तो और जगहों पर शुरू हुआ होगा, लेकिन वो बहुत आदिम स्तर पर होगा। यानी वहां शायद बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्म जीव हों, लेकिन बुद्धिमान सभ्यता ना हो। अगर ऐसा है तो हमें अभी तक उनका कोई संदेश नहीं मिला। ये समझ में आता है, क्योंकि छोटे छोटे जीव रेडियो सिग्नल नहीं भेजते, न ही अंतरिक्ष यान बनाते हैं। तीसरी संभावना यह है कि सभ्यताएं आती तो हैं, लेकिन टिकती नहीं। हो सकता है कि जब भी कोई सभ्यता तकनीकी रूप से आगे बढ़ती है तो वो खुद ही अपनी बर्बादी का कारण बन जाती है, जैसे युद्ध, जलवायु परिवर्तन या संसाधनों की कमी। हो सकता है कि एलियन सभ्यताएं पैदा तो हों, लेकिन बहुत जल्दी मिट जाती हों, और शायद हम भी उसी रास्ते पर हों। इस विचार को ग्रेट फिल्टर कहा जाता है, और इसे हम अगले अध्याय में विस्तार से समझेंगे। लेकिन फर्मी पैराडॉक्स का एक और दिलचस्प जवाब है, शायद एलियंस मौजूद हैं, लेकिन वे हमसे छिप रहे हैं। इसे जू हाइपोथेसिस भी कहा जाता है, यानी जैसे हम चिड़ियाघर में जानवरों को देखते हैं लेकिन उनके साथ हर समय दखल नहीं देते, वैसे ही एलियंस हमें देख रहे हों पर हमें सीधे संपर्क नहीं कर रहे। वे हमें हमारी गति से बढ़ने दे रहे हों, जैसे हम छोटे बच्चों को उनकी दुनिया समझने देते हैं। अब सोचिए, ये विचार अपने आप में कितना रहस्यमयी और सुकून देने वाला है। शायद हम अकेले नहीं हैं, लेकिन हमें अकेला छोड़ा गया है ताकि हम अपनी यात्रा खुद पूरी करें। शायद किसी दिन जब हम परिपक्व होंगे, जब हमारी सभ्यता ने खुद को साबित कर दिया होगा, तब वे सामने आएंगे। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि शायद हम संकेत खोजने में बहुत पीछे हैं। ब्रह्मांड इतना विशाल है कि हमारी रेडियो टेलीस्कोप की पहुंच अभी भी बेहद छोटी है। अगर कोई एलियन सभ्यता हमसे हजारों या लाखों प्रकाश वर्ष दूर है, तो उनके भेजे गए संदेश हम तक पहुंचने में हजारों साल लग सकते हैं, और शायद जब तक वो संदेश हमारी धरती तक पहुंचे, उनकी सभ्यता खत्म भी हो चुकी हो।
ये भी मुमकिन है कि एलियंस हमसे इतनी अलग तकनीक का इस्तेमाल करते हों कि हमें उनके संदेश समझ ही ना आए। जैसे आप किसी चींटी के पास जाकर किताब पढ़ें तो उसे ये समझ नहीं आएगा कि ये क्या है। उसी तरह शायद एलियंस के संकेत हमारी समझ से बाहर हों। फर्मी पैराडॉक्स हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी जगह ब्रह्मांड में कितनी अनोखी और नाजुक है। अगर हम अकेले हैं तो ये जिम्मेदारी हमारी और भी बढ़ जाती है कि हम अपनी सभ्यता को बचाएं और आगे बढ़ाएं। और अगर हम अकेले नहीं हैं तो हमें धैर्य रखना होगा, क्योंकि किसी दिन शायद हमसे कोई संपर्क होगा। अब जरा आप कल्पना कीजिए, आप शांत होकर अपनी सांसों को महसूस करें। सोचिए कि इस नीले ग्रह पर बैठे हम इंसान रात दर रात आसमान को निहारते हैं और एक ही सवाल पूछते हैं, तुम कहाँ हो? और ब्रह्मांड अपने रहस्यमयी सन्नाटे में अब तक कोई जवाब नहीं देता। ये खामोशी ही फर्मी पैराडॉक्स है। ये खामोशी ही हमारी बेचैनी और हमारी जिज्ञासा दोनों को बढ़ाती है। तो जब आप धीरे धीरे नींद की ओर बढ़ें तो इस खामोशी को अपने दिल में महसूस करें। ये सन्नाटा डरावना भी है और बेहद सुकून देने वाला भी, क्योंकि ये हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड कितना विशाल है और हमारी खोज की यात्रा कितनी लंबी है। शायद किसी दिन जब हम तैयार होंगे तो ये सन्नाटा टूटेगा, लेकिन तब तक ये रहस्य हमारे साथ रहेगा, जैसे कोई अधूरी कविता, कोई अधूरी धुन। चैप्टर 4 द ड्रेक इक्वेशन, एक सिंपल फॉर्मूला जो ट्राई करता है काउंट करने का एलियन सिविलाइजेशंस को। फर्मी पैराडॉक्स में हमने देखा कि सवाल कितना गहरा है। अगर ब्रह्मांड में अरबों तारे और ग्रह हैं तो एलियंस कहाँ हैं? इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हुए एक वैज्ञानिक ने एक अद्भुत तरीका खोजा। उसका नाम था फ्रैंक ड्रेक। साल 1961 की बात है। अमेरिका के कॉर्नेल विश्वविद्यालय के एस्ट्रोनॉमर फ्रैंक ड्रेक एक कॉन्फ्रेंस की तैयारी कर रहे थे। उस समय वैज्ञानिकों में बीच यह चर्चा गर्म थी कि क्या ब्रह्मांड में हम अकेले हैं या नहीं। फ्रैंक ड्रेक चाहते थे कि चर्चा इधर उधर भटकने के बजाय किसी व्यवस्थित सोच पर टिके, तो उन्होंने एक फॉर्मूला बनाया, इतना सरल कि कोई भी इसे समझ सके और इतना गहरा कि आज तक ये एलियन सभ्यताओं पर चर्चा का आधार है। इस फॉर्मूला का नाम पड़ा द ड्रेक इक्वेशन, यानी ड्रेक समीकरण। अब आप सोच रहे होंगे कि एक समीकरण सुनकर तो यह बड़ा कठिन लगेगा, लेकिन नहीं, ये उतना मुश्किल नहीं है। इसे आप ऐसे समझिए जैसे हम एक साधारण रेसिपी बनाते हैं। जैसे अगर हमें पता करना हो कि कितने लोग चाय पिएंगे, तो हम जोड़ते हैं घर में कितने लोग हैं, उनमें से कितनों को चाय पसंद है और कितनों के पास समय है चाय पीने का। ठीक उसी तरह ड्रेक समीकरण भी जोड़ घटाकर हमें यह अंदाज़ा लगाने की कोशिश करता है कि ब्रह्मांड में कितनी सभ्यताएं हमसे संपर्क करने लायक हो सकती हैं। इस समीकरण में 7 हिस्से हैं। आइए इन्हें बेहद आसान भाषा में समझते हैं। पहला हिस्सा है आर स्टार, यानी हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में हर साल कितने नए तारे पैदा होते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि हमारी गैलेक्सी में हर साल लगभग 7 नए तारे जन्म लेते हैं, तो यह है पहला नंबर। दूसरा हिस्सा है FP, यानी इन तारों में से कितनों के पास ग्रह होते हैं। पहले हमें लगता था कि बहुत कम तारों के पास ग्रह होंगे, लेकिन अब हजारों एक्सोप्लैनेट्स खोजने के बाद हम जानते हैं कि लगभग हर तारे के पास कोई ना कोई ग्रह जरूर होता है, तो यह संख्या भी बहुत बड़ी है। तीसरा हिस्सा है NE, यानी उन ग्रहों में से कितने ग्रह ऐसे हैं जहां जीवन के लिए सही परिस्थितियां हो सकती हैं। जैसे हमारी धरती सूरज से ना बहुत पास है ना बहुत दूर, उसे हम हैबिटेबल जोन कहते हैं, यानी रहने योग्य इलाका। तो हर तारे के चारों ओर बने ग्रहों में से कुछ इस जोन में होंगे। चौथा हिस्सा है FL, यानी उन ग्रहों में से कितने ग्रहों पर वास्तव में जीवन शुरू होता है। यह सबसे रहस्यमयी हिस्सा है, क्योंकि हमें अभी तक सिर्फ एक ही ग्रह पर जीवन का सबूत है, हमारी धरती। लेकिन यह मानने की पूरी संभावना है कि और जगहों पर भी छोटे छोटे जीव हों। पांचवां हिस्सा है FI, यानी जिन ग्रहों पर जीवन शुरू हुआ उनमें से कितने पर बुद्धिमान जीवन विकसित होता है। हो सकता है बहुत जगह जीवन हो, लेकिन वह कीटाणुओं या पौधों तक ही सीमित हो। बुद्धिमत्ता का जन्म बहुत दुर्लभ हो सकता है। छठा हिस्सा है FC, यानी बुद्धिमान जीवन में से कितनी सभ्यताएं ऐसी बनती हैं जो हमसे संपर्क कर सकें, जो रेडियो सिग्नल भेजें, जो तकनीकी रूप से आगे बढ़ें। और आखिर में 7वां हिस्सा है L, यानी ऐसी सभ्यताएं कितने समय तक जीवित रहती हैं। यह बेहद अहम है। अगर कोई सभ्यता कुछ 100 साल में खुद को नष्ट कर देती है तो उसका पता लगाना मुश्किल है, लेकिन अगर वो लाखों साल टिके तो उसके निशान हर जगह होंगे।
इन सारे हिस्सों को गुणा करने पर हमें एक संख्या मिलती है जो बताती है कि हमारी गैलेक्सी में कितनी सभ्यताएं मौजूद हो सकती हैं जिनसे हम संपर्क कर सकते हैं। अब दिलचस्प बात यह है कि अलग-अलग वैज्ञानिक अलग-अलग मान रखते हैं। कोई कहता है कि यह संख्या बहुत कम है, शायद हम ही अकेले हैं। कोई कहता है कि यह लाखों में है, यानी हमारी गैलेक्सी भरी पड़ी हो सकती है सभ्यताओं से। यह फर्क इसलिए है क्योंकि हमें अभी तक इन 7 हिस्सों की सही जानकारी नहीं है, हम बस अनुमान लगा रहे हैं। लेकिन ड्रेक समीकरण का सबसे बड़ा महत्व यह नहीं है कि वह सटीक संख्या बताता है। उसका असली महत्व यह है कि उसने हमारी सोच को व्यवस्थित कर दिया। अब जब भी हम यह सवाल पूछते हैं कि एलियंस कहाँ हैं, तो हम बेतरतीब बातें नहीं करते बल्कि इन 7 हिस्सों पर ध्यान देते हैं। यह जैसे हमें दिशा दिखाता है। सोचिए, यह समीकरण हमें 2 तरह की भावनाएं देता है। एक तरफ तो यह हमें उम्मीद देता है कि शायद सचमुच हम अकेले नहीं हैं, क्योंकि जब आप अरबों तारों और ग्रहों को जोड़ते हैं तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जरूर कोई और होगा। दूसरी तरफ यह हमें हमारी नाजुकता का एहसास कराता है, क्योंकि अगर जीवन का उगना या बुद्धिमत्ता का जन्म बहुत दुर्लभ है तो इसका मतलब हम वाकई अनोखे हैं। अब आप और गहराई में जाइए, अपनी आंखें धीरे से बंद करें और कल्पना करें कि हर तारे के चारों ओर कोई दुनिया है, कुछ गर्म और जली हुई, कुछ बर्फ से ढकी, कुछ बिल्कुल बंजर और कुछ ऐसी जहां नदियां बह रही हों, हवा में हल्की नमी हो और आसमान में अजीब रंग हो। शायद वहां भी कोई सभ्यता अपनी कहानी लिख रही हो। ड्रेक समीकरण हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम ब्रह्मांड की भीड़ में कहाँ खड़े हैं। ये समीकरण कोई अंतिम जवाब नहीं है, बल्कि एक सवाल की तरह है, एक कविता की तरह जो हमें सपने दिखाती है। और यही सपने हैं जो हमें रात को नींद में ले जाते हैं, क्योंकि जब हम इस असीम ब्रह्मांड की कल्पना करते हैं तो हमारी रोज़मर्रा की चिंताएं छोटी हो जाती हैं। हमें लगता है कि हम किसी बड़े रहस्य का हिस्सा हैं। तो जब आप अब धीरे धीरे अपने तकिए पर सिर रखें तो ये सोचें कि कहीं ना कहीं किसी तारे के चारों ओर शायद कोई और सभ्यता भी आसमान की ओर देख रही हो। वह भी सोच रहे हों, क्या हम अकेले हैं? और शायद उनकी नींद भी इस सवाल ने डूबती हो। हमने पिछले अध्याय में ड्रेक समीकरण के बारे में बात की थी, एक ऐसा फॉर्मूला जिसने हमें ये सोचने पर मजबूर किया कि ब्रह्मांड में कितनी सभ्यताएं हो सकती हैं। लेकिन अब सवाल उठता है, अगर सचमुच कहीं और सभ्यताएं मौजूद हैं तो हम उनसे संपर्क कैसे करेंगे? उन्हें ढूंढने का तरीका क्या है? यही वो जगह है जहां से शुरू होती है एक अनोखी यात्रा, जिसे हम कहते हैं SETI, सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस। हिंदी में कहें तो इसका मतलब है बाहरी बुद्धिमान जीवन की खोज। SETI का विचार बेहद सीधा है। अगर कहीं बाहर कोई सभ्यता है और वो तकनीकी रूप से आगे बढ़ चुकी है, तो वो भी हमारी तरह रेडियो तरंगों का इस्तेमाल करेगी। जैसे हम मोबाइल, टीवी, रेडियो और सैटेलाइट से लगातार सिग्नल भेजते और प्राप्त करते हैं, वैसे ही कोई एलियन सभ्यता भी अपने ग्रह पर ऐसा कर सकती है। और ये रेडियो तरंगे अंतरिक्ष में बहुत दूर तक यात्रा कर सकती हैं। सोचिए, ये कितना दिलचस्प है। अगर धरती से कोई टीवी शो अभी अंतरिक्ष में रेडियो तरंगों के रूप में फैल रहा है, तो वो धीरे धीरे प्रकाश की गति से बाहर की दुनिया में पहुंच रहा है। यानी हमारी धरती के सबसे पुराने रेडियो और टीवी प्रसारण अभी तक 100 से भी अधिक प्रकाश वर्ष दूर तक पहुंच चुके हैं। इसका मतलब है कि अगर कहीं 100 प्रकाश वर्ष दूर कोई सभ्यता है और उनके पास संवेदनशील रेडियो टेलीस्कोप है, तो वो हमारी धरती से आने वाली फुसफुसाहटें सुन सकते हैं। इसी सोच से प्रेरित होकर वैज्ञानिकों ने सोचा, अगर हम सुने तो क्या हमें बाहर से कुछ सुनाई दे सकता है? यहीं से SETI की शुरुआत हुई। वैज्ञानिकों ने विशाल रेडियो टेलीस्कोप बनाए जो आकाश की ओर झांकते हैं और उन संकेतों को पकड़ने की कोशिश करते हैं जो प्राकृतिक न हो बल्कि बुद्धिमान स्रोत से आए हों। साल 1960 में फ्रैंक ड्रेक, हाँ वही वैज्ञानिक जिन्होंने ड्रेक समीकरण बनाया था, उन्होंने पहला SETI प्रोजेक्ट शुरू किया। इसका नाम था प्रोजेक्ट ऑज़मा। इस प्रयोग में उन्होंने वेस्ट वर्जीनिया के एक बड़े रेडियो टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया। उन्होंने 2 पास के तारों टाउ सेटी और एप्सिलॉन एरिडानी को चुना और उनकी दिशा से आने वाली रेडियो तरंगों को सुना। हफ्तों तक सुनने के बाद भी उन्हें कोई कृत्रिम सिग्नल नहीं मिला। लेकिन ये प्रयोग ऐतिहासिक था, क्योंकि ये इंसानियत की पहली कोशिश थी किसी और बुद्धिमान जीवन से संपर्क बनाने की।
उसके बाद से SETI एक लगातार चलने वाली खोज बन गई। बड़े बड़े रेडियो टेलीस्कोप जैसे एरेसिबो ऑब्जर्वेटरी पोर्टोरिको में और ग्रीन बैंक टेलीस्कोप अमेरिका में का इस्तेमाल किया गया। वैज्ञानिक हजारों तारों की दिशा से आने वाले सिग्नल सुनते रहे। अब सवाल आता है, ये सिग्नल कैसे दिखते हैं? अंतरिक्ष से हमें तरह तरह की रेडियो तरंगें मिलती हैं, लेकिन ज्यादातर प्राकृतिक होती हैं, जैसे तारों की हलचल, पल्सर की बीपिंग, ब्लैक होल की ऊर्जा। लेकिन वैज्ञानिक ढूंढते हैं ऐसे सिग्नल जो बेहद संकरे और नियमित हों, जैसे किसी ने जानबूझकर भेजा हो। और यही उम्मीद हमें कुछ बेहद रहस्यमयी पलों तक ले जाती है। 1977 में ओहायो यूनिवर्सिटी के रेडियो टेलीस्कोप ने अचानक एक अनोखा सिग्नल पकड़ा। ये सिग्नल 72 सेकंड तक चला और इतना मजबूत था कि कंप्यूटर प्रिंटआउट पर इसे देखकर खगोल शास्त्री जेरी अहमन ने साइड में लिख दिया, वाव। तब से ये वाव सिग्नल के नाम से मशहूर है। ये सिग्नल किसी दूरस्थ तारे की दिशा से आया था और वो बिल्कुल वैसा ही दिखता था जैसा कोई बुद्धिमान सभ्यता भेज सकती है। लेकिन दुख की बात यह है कि ये सिग्नल फिर कभी नहीं दोहराया गया। आज तक ये रहस्य है, क्या ये सचमुच किसी एलियन सभ्यता का संदेश था या किसी प्राकृतिक घटना का असर? ये वाव सिग्नल हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं कुछ है, लेकिन उसकी झलक पाना बेहद मुश्किल है। जैसे अंधेरे जंगल में अचानक कोई दूर की रोशनी दिखे और फिर गायब हो जाए। SETI सिर्फ सुनने तक सीमित नहीं है, कभी कभी इंसानों ने खुद भी मैसेज भेजे हैं। 1974 में एरेसिबो ऑब्जर्वेटरी से वैज्ञानिकों ने एक शक्तिशाली रेडियो संदेश अंतरिक्ष में भेजा। इसमें बाइनरी कोड में जानकारी थी, हमारी संख्या प्रणाली, DNA की संरचना, मानव शरीर का चित्र और सौर मंडल का नक्शा। ये संदेश मेसियर 13 नामक तारा समूह की ओर भेजा गया, जो 25,000 प्रकाश वर्ष दूर है। यानी अगर वहां कोई सभ्यता है तो उन्हें यह संदेश 25,000 साल बाद मिलेगा और उनका जवाब हमें 25,000 साल बाद मिलेगा। ये सोचकर ही दिल कांप जाता है कि हम कितने धीमे लेकिन कितने साहसी यात्री हैं। SETI का एक और दिलचस्प पहलू यह है कि इसमें आम लोग भी शामिल हुए। शायद आपने सुना होगा SETI एट होम प्रोजेक्ट के बारे में। इसमें दुनिया भर के लोग अपने घर के कंप्यूटर पर एक प्रोग्राम इंस्टॉल करते थे। ये प्रोग्राम रेडियो टेलीस्कोप से मिले सिग्नल को छोटे छोटे हिस्सों में बांटता और लोगों के कंप्यूटर उन्हें विश्लेषित करते। इस तरह करोड़ों लोग मिलकर एलियंस की खोज में शामिल हुए। सोचिए, आप अपने घर में बैठे अपने कंप्यूटर से ब्रह्मांड की फुसफुसाहट सुन रहे हों। ये खोज अब सिर्फ वैज्ञानिकों की नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत की हो गई। SETI हमें एक अनोखा सबक भी देता है। ये हमें धैर्य सिखाता है, क्योंकि ये खोज रातों रात पूरी नहीं होगी। इसमें हजारों लाखों साल लग सकते हैं। लेकिन ये खोज हमें ये एहसास कराती है कि हम किसी बड़ी कहानी का हिस्सा हैं। अब आप जरा अपनी आंखें बंद कीजिए। कल्पना कीजिए कि आप किसी शांत पहाड़ी पर लेटे हैं। आपके सामने एक विशाल रेडियो टेलीस्कोप है जो आकाश की ओर झुका हुआ है। आसमान में अरबों तारे चमक रहे हैं और वो टेलीस्कोप ब्रह्मांड की खामोश फुसफुसाहटें सुन रहा है। शायद अभी इसी पल कहीं दूर से कोई संकेत आ रहा हो, एक मैसेज, एक पुकार, एक दोस्ती की चाह। ये ख्याल ही हमें सुकून देता है, क्योंकि यह हमें याद दिलाता है कि हम अकेले नहीं हो सकते। और अगर हम अकेले भी हैं तो हमारी कोशिशें ये दिखाती हैं कि हम जिज्ञासु हैं, हम साहसी हैं और हम सुनने के लिए तैयार हैं। SETI यानी ब्रह्मांड के रहस्यमयी संगीत को सुनने की कला, ये हमें ये सिखाती है कि कभी-कभी जवाब मिलने से पहले सवाल पूछना ही सबसे सुंदर होता है। Chapter 6 UFO sightings and government secrets from Roswell to Pentagon reports। रात का अंधेरा फैला हुआ है, आसमान में चांद आधा झुका हुआ चमक रहा है और तारे अपनी पुरानी कहानियों को टिमटिमाहट में बुन रहे हैं। इंसान हजारों सालों से आसमान की ओर देखता आया है। कभी उसने तारे में देवताओं को देखा, कभी भविष्य के संकेत और कभी अपने ही डर की परछाई। लेकिन एक सवाल हमेशा उसके मन में गूंजता रहा, क्या कभी किसी ने आसमान में कुछ ऐसा देखा है जो हमारी समझ से बाहर हो, जो सिर्फ बादल या तारे ना हो, बल्कि कुछ और, कुछ अनजाना, कुछ रहस्यमयी। यहीं से शुरू होती है UFO साइटिंग्स की कहानी। UFO यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट।
जिसका मतलब बस इतना है कि कोई उड़ती हुई चीज देखी गई है लेकिन पहचान में नहीं आई। ये जरूरी नहीं कि हर यूएफओ एलियन जहाज हो, लेकिन जब लोग अचानक आसमान में अजीब रोशनी, तेजी से बदलते आकार या गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देने वाली हरकतें देखते हैं तो दिमाग खुद ब खुद एलियंस की ओर चला जाता है। अगर हम आधुनिक दौर की बात करें तो ये कहानी 1947 से शुरू होती है। अमेरिका के न्यू मैक्सिको राज्य का एक छोटा सा शहर रॉसवेल। गर्मियों की एक दोपहर वहां के किसान ने अपनी जमीन पर कुछ अजीब मलबा देखा। चमकदार धातु के टुकड़े जिनका आकार और बनावट पहले कभी नहीं देखी गई थी। खबर फैलते ही अमेरिकी सेना वहां पहुंची और पहली रिपोर्ट में उन्होंने लिखा कि उन्होंने फ्लाइंग डिस्क बरामद किया है। सोचिए, उस दौर में जब लोग विज्ञान कथा किताबों में एलियंस पढ़ते थे, ये खबर जैसे बिजली की तरह फैली। लेकिन कुछ ही घंटों बाद सेना ने अपनी बात बदल दी। उन्होंने कहा कि यह तो बस एक मौसम गुब्बारे का मलबा है। यहीं से शुरू हुआ रहस्य और शक का सिलसिला। लोग कहते हैं कि सेना ने असली सच्चाई छिपा दी, कि वहां कोई एलियन जहाज गिरा था और उसके अंदर से शायद अजीब जीव भी मिले। दशकों तक रॉसवेल सिर्फ एक छोटे शहर की घटना नहीं रही, बल्कि पूरी दुनिया में एलियन कहानियों की प्रतीक बन गई। किताबें लिखी गईं, फिल्में बनी और साजिशों की कहानियां फैलती चली गईं। रॉसवेल की घटना ने लोगों के मन में यह धारणा मजबूत कर दी कि सरकारें शायद एलियंस के बारे में कुछ जानती हैं, लेकिन हमें नहीं बताती। और जब जब आसमान में अजीब रोशनियां दिखीं, लोग उन्हें यूएफओ कहने लगे। सालों दर हजारों लोगों ने यूएफओ देखने का दावा किया, कभी खेतों में काम करते हुए, कभी सड़कों पर सफर करते हुए, कभी रात के आसमान में टहलते हुए। कोई कहता है कि अचानक चमकदार गोलाकार जहाज आसमान में रुका, फिर बिजली की तरह गायब हो गया। कोई कहता है कि उसने अजीब आवाजें सुनी, जैसे हवा में कोई ऊर्जा बह रही हो। इनमें से कुछ घटनाओं को वैज्ञानिकों ने प्राकृतिक कारणों से समझाया। कभी ये उल्कापिंड होते थे, कभी उपग्रह की चमक, कभी वायुमंडल की चालबाजियां। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी थीं जिन्हें किसी आसान व्याख्या से नहीं समझा जा सका, और यही रहस्य हमें खींचता है। सरकारी दस्तावेजों में भी यूएफओ का जिक्र मिलता है। अमेरिका में दशकों तक प्रोजेक्ट ब्लू बुक नाम का एक प्रोग्राम चला, जिसमें हर यूएफओ रिपोर्ट को दर्ज और जांचा जाता था। इसमें लाखों पन्ने जमा हुए और उनमें से अधिकतर रिपोर्ट्स को प्राकृतिक घटनाएं या मानवीय गलतफहमी मानकर बंद कर दिया गया। लेकिन कुछ घटनाएं आज तक अनएक्सप्लेन्ड के नाम से दर्ज हैं। समय बीतता गया, तकनीक आगे बढ़ी, लेकिन यूएफओ का रहस्य बना रहा। फिर अचानक हाल के वर्षों में एक बड़ा मोड़ आया। अमेरिकी रक्षा विभाग यानी पेंटागन ने कुछ वीडियो सार्वजनिक किए। इन वीडियो में अमेरिकी नौसेना के पायलटों ने अपने कैमरों से अजीब उड़ते हुए ऑब्जेक्ट्स रिकॉर्ड किए थे। ये ऑब्जेक्ट्स ना तो ड्रोन लगते थे, ना विमान। वे बिना किसी इंजन या पंख के अविश्वसनीय गति से दिशा बदल रहे थे। और सबसे हैरानी की बात, वे गुरुत्वाकर्षण को भी चुनौती देते दिखे। इन वीडियो को देखकर पूरी दुनिया में हलचल मच गई। पेंटागन ने मान लिया कि ये अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमेना यानी यूएपीज हैं। वे ये नहीं कहते कि ये एलियन जहाज हैं, लेकिन ये जरूर मानते हैं कि अभी हमारे पास इनकी कोई स्पष्ट व्याख्या नहीं है। अब सोचिए, जब दुनिया की सबसे ताकतवर सेना भी ये मान ले कि उसने ऐसी चीजें देखी हैं जो उसकी समझ से बाहर हैं, तो आम इंसान के मन में सवाल उठना स्वाभाविक है। क्या ये सचमुच एलियंस हैं? क्या ये किसी और देश की गुप्त तकनीक है, या ये कोई प्राकृतिक घटना है जिसे हम अभी तक समझ नहीं पाए? ये सवाल जितना वैज्ञानिक है, उतना ही दार्शनिक भी। रॉसवेल से लेकर पेंटागन रिपोर्ट्स तक की ये यात्रा हमें यही बताती है कि इंसान हमेशा जिज्ञासु रहा है। हम आसमान को देखते हैं और उसमें अपने सपनों और डर दोनों को ढूंढते हैं। कभी हमें लगता है कि हम अकेले नहीं हैं, कि कोई हमें देख रहा है, और कभी हमें डर लगता है कि शायद कोई ताकतवर सभ्यता हमें निगरानी कर रही हो। लेकिन इस सब के बीच एक बात बहुत सुंदर है। ये रहस्य हमें एक करता है, चाहे आप वैज्ञानिक हों या आम इंसान। जब आप रात के आसमान में कोई अजीब रोशनी देखते हैं, तो आपके मन में वही सवाल उठता है, ये क्या था, ये कहां से आया? और यही सवाल हमें नींद से पहले उस अनंत आकाश की ओर ले जाता है। जैसे कोई बच्चा तकिए पर सिर रखकर खिड़की से आसमान झांकता है और सोचता है, क्या वाकई वहां कोई और है? तो अगली बार जब आप तारे भरे आसमान को देखें और कोई तेज चमक अचानक आपकी नजर के सामने आकर गायब हो जाए, तो डरिए मत। हो सकता है वो सिर्फ एक उल्कापिंड हो, या हो सकता है वो किसी और दुनिया का यात्री हो जो बस हमें देखकर गुजर गया हो। और शायद यही रहस्य हमारी नींद को और गहरा बनाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि ब्रह्मांड अभी भी अपने राज हमारे सामने खोलने से हिचकिचा रहा है। ब्रह्मांड की अनगिनत कहानियों में से सबसे रोमांचक सवाल ये है कि
क्या हम अकेले हैं? क्या वास्तव में कहीं और कोई जीवन है? जब हम एलियंस की बात करते हैं तो हमारे मन में अक्सर इंसानों जैसी आकृति, बड़े सिर, बड़ी आंखों वाले जीव आते हैं जिनके पास उन्नत जहाज और रहस्यमयी तकनीक होती है। लेकिन शायद वास्तविकता इतनी रंगीन और नाटकीय ना हो सकता है कि ब्रह्मांड के पहले एलियंस जिन्हें हम पाएं वे हमारी कल्पना से बहुत छोटे, बहुत साधारण और लगभग अदृश्य हों। शायद वे सिर्फ सूक्ष्म जीव, माइक्रोब्स हों। माइक्रोब्स यानी बेहद छोटे जीव जिन्हें हम नंगी आंख से नहीं देख सकते। धरती पर ये जीवन की नींव हैं। हम जितने बड़े बड़े पेड़, जानवर, इंसान देखते हैं वे सब कभी सूक्ष्म जीवन से ही विकसित हुए। अगर धरती पर इतना अद्भुत जीवन सबसे छोटे स्तर से शुरू हो सकता है तो क्यों ना ब्रह्मांड में कहीं और भी यही कहानी दोहराई गई हो। सबसे पहले आइए नजर डालते हैं हमारे सबसे पास के पड़ोसी पर, मार्स यानी मंगल ग्रह पर। मंगल को अक्सर रेड प्लैनेट कहा जाता है। इसकी सतह लाल धूल से ढकी है जो इसे रहस्यमयी चमक देती है। सदियों से इंसान मंगल को देखता आया है और सोचता रहा है कि क्या वहां जीवन हो सकता है। आज से 100 साल पहले वैज्ञानिकों को लगा कि मंगल पर नहरें हैं। उन्होंने सोचा कि ये नहरें शायद किसी सभ्यता ने बनाई हों, लेकिन बाद में पता चला कि ये हमारी दृष्टि का भ्रम था। मंगल पर कोई नहरें नहीं हैं। मगर सवाल अभी भी वही था, क्या मंगल पर जीवन रहा है? नासा और अन्य अंतरिक्ष एजेंसियों ने मंगल पर कई रोवर और ऑर्बिटर भेजे। इन मशीनों ने हमें अद्भुत जानकारी दी। उन्होंने वहां पहाड़, घाटियां, रेगिस्तान और सबसे अहम सूखी नदी की धाराएं दिखाईं। हाँ, मंगल पर कभी पानी बहा था और जहां पानी होता है वहां जीवन की संभावना जरूर होती है। हाल के मिशनों ने मंगल की सतह के नीचे बर्फ की मोटी परतें पाई हैं। वैज्ञानिकों ने यह भी पाया कि मंगल की सतह पर कभी-कभी मीथेन गैस निकलती है। धरती पर मीथेन का सबसे बड़ा स्रोत सूक्ष्म जीव होते हैं। तो क्या यह संकेत है कि मंगल के नीचे कहीं सूक्ष्म जीव छुपे हुए हैं? यह सवाल आज भी खुला है। कल्पना कीजिए, मंगल की बर्फीली सतह के नीचे छोटे छोटे जीव हों जो अरबों साल से चुपचाप वहां रह रहे हों। अगर हम उन्हें ढूंढ लें तो ये सिर्फ जीवन की खोज नहीं होगी, ये ब्रह्मांड की सबसे बड़ी खोज होगी, क्योंकि तब हमें ये पता चल जाएगा कि जीवन सिर्फ धरती की खासियत नहीं है, जीवन एक सार्वभौमिक सच्चाई है। लेकिन मंगल अकेला उम्मीदवार नहीं है। हमारी नजरें और भी जगहों पर टिकी हैं। उनमें से एक है यूरोपा, जो बृहस्पति का चंद्रमा है। यूरोपा की सतह मोटी बर्फ से ढकी है, लेकिन इस बर्फ के नीचे वैज्ञानिकों को एक विशाल महासागर होने का शक है। ये महासागर पूरी धरती के महासागरों से भी 2 गुना पानी रखता होगा। सोचिए, बर्फ की मोटी चादर के नीचे अंधेरे में फैला हुआ महासागर। वहां कोई रोशनी नहीं, लेकिन गहराई में शायद गर्म झरने हों जो पानी को गर्म रखते हों। धरती पर ऐसे ही स्थानों पर जहां सूरज की रोशनी बिल्कुल नहीं पहुंचती, हमने अद्भुत जीव पाए हैं। गहरे समुद्र की गुफाओं में रहने वाले कीड़े, बैक्टीरिया और यहां तक कि छोटे छोटे झींगे। अगर धरती के ऐसे चरम स्थानों पर जीवन संभव है तो यूरोपा के महासागर में क्यों नहीं? नासा का आने वाला मिशन, जिसे यूरोपा क्लिपर कहते हैं, इसी रहस्य को सुलझाने जाएगा। वो बर्फ की सतह के ऊपर से उड़ान भरते हुए डेटा जुटाएगा ताकि हमें अंदाजा हो सके कि वहां जीवन की संभावना कितनी है। इसी तरह एक और जगह है एनसेलाडस, जो शनि का चंद्रमा है। ये छोटा सा चंद्रमा भी बर्फ से ढका है, लेकिन इसकी सबसे अद्भुत बात यह है कि इसकी सतह से पानी के फव्वारे निकलते हैं। हाँ, सचमुच पानी के फव्वारे जो अंतरिक्ष में छिटकते हैं। जब वैज्ञानिकों ने इन फव्वारों का अध्ययन किया तो उन्हें पानी के साथ साथ जैविक अणु भी मिले, यानी जीवन के निर्माण की बुनियादी ईंटें। ये लगभग वैसा है जैसे कोई चुपचाप कह रहा हो कि यहां भी जीवन की कहानी शुरू हो सकती है। ये सारी खोजें हमें यही बताती हैं कि अगर हम ब्रह्मांड में जीवन ढूंढ रहे हैं तो हमें एलियन सभ्यता या बड़े जहाजों से शुरुआत नहीं करनी चाहिए। हमें शुरुआत करनी चाहिए सबसे छोटे स्तर से, माइक्रोब्स से, क्योंकि वो सबसे पहले आते हैं और एक बार वे आ गए तो आगे की कहानी धीरे धीरे खुद लिखी जाती है। रात की शांति में जब आप ये सोचते हैं कि किसी और ग्रह की सतह के नीचे छोटे छोटे जीव चुपचाप सांस ले रहे हों, तो दिल को एक अनोखा सुकून मिलता है।
ये ख्याल डराने वाला नहीं है, बल्कि हमें जोड़ने वाला है, क्योंकि तब हमें लगेगा कि हम अकेले नहीं हैं, कि जीवन ब्रह्मांड की एक स्वाभाविक धुन है जो अलग अलग जगहों पर बज रही है। सोचिए, जब पहली बार हम सचमुच किसी और दुनिया के माइक्रोब को देखेंगे तो वो शायद हमारी नंगी आंखों से दिखेगा भी नहीं, लेकिन उसका महत्व इतना बड़ा होगा कि पूरी इंसानियत की सोच बदल जाएगी। और यही है इस अध्याय की खूबसूरती। हम अक्सर आसमान में विशाल जहाज़ों और बुद्धिमान सभ्यताओं की तलाश करते हैं, लेकिन शायद पहला "हाँ, हम अकेले नहीं हैं" का उत्तर हमें किसी सूक्ष्म जीव से मिलेगा जो किसी बर्फीले महासागर की अंधेरी गहराइयों में चुपचाप जी रहा है। Chapter 8 The Great Filter Theory Why Intelligent Civilizations May Not Last Long। रात की खामोशी में जब आप आसमान को निहारते हैं तो वो असंख्य तारों से भरा हुआ एक विशाल सागर जैसा लगता है। हर तारा अपने चारों ओर ग्रहों को थामे हुए है। इन ग्रहों में से कुछ शायद हमारी धरती जैसे हों, और अगर जीवन धरती पर संभव है तो तारों और ग्रहों की इस भीड़ में कहीं और भी जीवन की संभावना तो होनी ही चाहिए। ये एक बहुत ही साधारण तार्किक सोच है, लेकिन सवाल ये है कि अगर जीवन सचमुच हर जगह फैल सकता है तो फिर हम क्यों अकेले हैं? हमें क्यों अब तक किसी और सभ्यता का कोई स्पष्ट निशान नहीं मिला? यही वो जगह है जहां एक बेहद गहरी और रहस्यमयी अवधारणा आती है, द ग्रेट फिल्टर थ्योरी। ग्रेट फिल्टर को समझने के लिए आप जीवन को एक लंबी सी सीढ़ी की तरह सोचिए। इस सीढ़ी की सबसे पहली सीढ़ी है साधारण रासायनिक अणुओं का मिलकर कुछ जटिल अणु बनाना। अगली सीढ़ी है इन अणुओं का जीवन में बदल जाना, यानी सूक्ष्म जीव। फिर अगली सीढ़ी है इन जीवों का धीरे धीरे और जटिल होना, पौधे और जानवर बनना। उसके बाद इंसान जैसी बुद्धिमत्ता का आना, और फिर आगे जाकर पूरी सभ्यता का निर्माण करना, तकनीक बनाना, अंतरिक्ष में सिग्नल भेजना और ब्रह्मांड की खोज करना। लेकिन इस लंबी सीढ़ी में कहीं ना कहीं एक बहुत कठिन, लगभग असंभव सी सीढ़ी छिपी है। वही है ग्रेट फिल्टर, वो बाधा जो ज्यादातर सभ्यताओं को आगे बढ़ने से रोक देती है, और इसलिए हमें आज तक कोई और सभ्यता नहीं दिखी। ये फिल्टर कहाँ है, यही सबसे बड़ा रहस्य है। शायद ये शुरुआत में ही है। हो सकता है कि जीवन का जन्म ही इतना दुर्लभ हो कि ये पूरी आकाश गंगा में सिर्फ एक बार हुआ हो, हमारी धरती पर। अगर ये सच है तो हम बेहद भाग्यशाली हैं, क्योंकि फिर पूरा ब्रह्मांड शायद सिर्फ एक ही जीवित ग्रह से भरा हुए है, हमारा ग्रह। लेकिन दूसरी संभावना कहीं ज्यादा डरावनी है। हो सकता है कि जीवन का आरंभ आसान हो, सूक्ष्म जीव आसानी से बन जाते हों, लेकिन जैसे ही जीवन बुद्धिमत्ता की ओर बढ़ता है, वहां कहीं एक बड़ी दीवार आ खड़ी होती है। कोई ऐसा फिल्टर जो लगभग हर सभ्यता को नष्ट कर देता है। सोचिए, अगर ये फिल्टर हमारे आगे है तो इसका मतलब है कि इंसान अभी सिर्फ आधी यात्रा तय कर पाया है। हमने तकनीक बनाई है, शहर बसाए हैं, अंतरिक्ष में कदम रखा है, लेकिन शायद कोई ऐसा खतरा है जिससे कोई भी सभ्यता बच नहीं पाती। ये खतरा क्या हो सकता है? शायद आत्मविनाश। हो सकता है कि जब कोई सभ्यता बहुत बुद्धिमान हो जाती है तो वही बुद्धिमत्ता उसके पतन का कारण बन जाती है, जैसे परमाणु हथियार जो पूरी दुनिया को मिटा सकते हैं, या फिर जैविक हथियार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता या जलवायु परिवर्तन। इंसान आज इन सब का सामना कर रहा है। या फिर यह भी संभव है कि फिल्टर ब्रह्मांड में ही छिपा हो सकता है कि जब कोई सभ्यता अंतरिक्ष में फैलने की कोशिश करती है तो उसे ऐसे खतरों का सामना करना पड़ता है जिन्हें वो झेल नहीं पाती, जैसे घातक उल्कापिंड, खतरनाक विकिरण या ब्रह्मांडीय घटनाएं। इस सिद्धांत का सबसे गहरा पहलू यह है कि ये हमें हमारे अस्तित्व के महत्व का एहसास कराता है। अगर फिल्टर हमारे पीछे है तो इसका मतलब है कि हम ब्रह्मांड की सबसे दुर्लभ और भाग्यशाली सभ्यता हैं। हम उस कठिन दीवार को पार कर चुके हैं। जीवन हमारे लिए संभव हुआ है और बुद्धिमत्ता ने हमें तारे देखने का मौका दिया है। लेकिन अगर फिल्टर हमारे आगे है तो शायद हमारा समय सीमित है। शायद यही कारण है कि हम दूसरों को नहीं देख पा रहे, क्योंकि हर सभ्यता अपने सुनहरे युग में अंततः अपने ही बनाए जाल में फंस जाती है और मिट जाती है। इस विचार को सुनते ही मन में एक ठंडी सी लहर सी दौड़ जाती है। रात की गहराई में जब हम नींद की ओर बढ़ते हैं, ये सोच हमें धीमे से घेर लेती है। क्या हमारी सभ्यता भी किसी अदृश्य दीवार की ओर बढ़ रही है? क्या इंसानियत का भविष्य पहले से ही तय है? लेकिन इस चिंता के बीच एक आशा की किरण भी है।
अगर हम जानते हैं कि ये ग्रेट फिल्टर मौजूद हो सकता है तो शायद हम उससे बचने की कोशिश कर सकते हैं। शायद यही इंसान की असली ताकत है, खतरे को पहचान कर उससे पार पाने की क्षमता। इसीलिए जब आप सोने से पहले आसमान की ओर देखते हैं तो उन असंख्य तारों को देखिए और सोचिए कि हर तारे के चारों ओर जीवन की संभावनाओं की कहानियां घूम रही होंगी। और ये भी सोचिए कि शायद अभी तक किसी ने इस महान फिल्टर को पार नहीं किया, लेकिन हम कर सकते हैं, क्योंकि शायद यही हमारी नियति है कि हम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड की तरफ से जीवन की मशाल थाम कर आगे बढ़ें। कभी आपने चिड़ियाघर में जाकर जानवरों को देखा है? शेर अपने पिंजरे में टहल रहा है, बंदर पेड़ों से लटक कर खेल रहे हैं, या हिरन शांत घास चबाते हुए दूर देख रहे हैं। अब सोचिए, अगर जानवरों को ये एहसास हो कि वे देखे जा रहे हैं तो वे कैसा महसूस करेंगे? शायद वे समझ ही ना पाए कि ये सब क्या है। शायद वे सोचे कि उनकी दुनिया बस उतनी ही है जितनी उन्हें दिख रही है, जबकि वास्तव में उनके आसपास एक पूरा नियंत्रण और निगरानी का जाल बिछा हुआ है। ठीक उसी तरह कुछ वैज्ञानिकों और दार्शनिकों ने यह विचार रखा है कि शायद हम इंसान भी एक विशाल ब्रह्मांडीय जू में रह रहे हैं। इस विचार को कहते हैं जू हाइपोथेसिस। इसका मतलब यह है कि अगर ब्रह्मांड में बुद्धिमान सभ्यताएं मौजूद हैं तो वे हमसे बहुत आगे होंगी। वे तकनीक, ज्ञान और शक्ति में इतनी उन्नत होंगी कि उनके लिए हमें देखना और हमारी गतिविधियों पर नजर रखना बहुत आसान होगा। लेकिन उन्होंने तय किया होगा कि हमें अपनी मौजूदगी का पता न चलने दें। क्यों? क्योंकि वे हमें अध्ययन कर रही होंगी, ठीक वैसे ही जैसे हम जानवरों को देखते हैं, उनके व्यवहार को समझते हैं, उनके जीवन चक्र का अध्ययन करते हैं। हम उनसे बात नहीं करते, हम उन्हें अपनी तकनीक नहीं बताते, हम बस उन्हें उनके हाल पर छोड़कर देखते हैं। शायद एलियन सभ्यताएं भी हमारे साथ यही कर रही हों। सोचिए ये विचार कितना रोमांचक है। आसमान में जो तारे आपको आजाद चमकते हुए लगते हैं, उनके बीच कहीं ऐसे प्रेक्षक छिपे हों जो हमें दूर से देख रहे हों। हमारी हर खोज, हर तकनीकी प्रगति, यहां तक कि हमारे युद्ध और शांति, सब उनके रिकॉर्ड का हिस्सा बन रहे हों। जू हाइपोथेसिस हमें फर्मी पैराडॉक्स का एक दिलचस्प उत्तर देता है। हमें अब तक कोई एलियन सभ्यता क्यों नहीं दिखी? क्योंकि वे हमें दिखना ही नहीं चाहती। वे चाहती हैं कि हम अपने प्राकृतिक विकास के रास्ते पर आगे बढ़ें, बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के। ठीक वैसे ही जैसे एक चिड़ियाघर में जानवरों को उनके प्राकृतिक व्यवहार के साथ जीने दिया जाता है। लेकिन इस विचार में एक और पहलू है। हो सकता है कि ये जू सिर्फ एक प्रयोग हो, यानी पूरी मानव सभ्यता किसी तरह का टेस्ट दे रही हो। जैसे कि क्या हम शांति से आगे बढ़ेंगे? क्या हम विनाश के बजाय निर्माण चुनेंगे? अगर हम इस परीक्षा में सफल होते हैं, तभी शायद हमें खुले ब्रह्मांड का हिस्सा बनने दिया जाएगा। यह सुनकर थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन सोचिए, क्या यह इतना असंभव है? हम इंसान खुद कितनी बार जानवरों को देखकर यही सोचते हैं कि वे एक दिन अगर हम जैसी समझ हासिल कर लें तो कितना अद्भुत होगा। हो सकता है कि कोई एलियन सभ्यता भी हमारे बारे में यही सोच रही हो। और कभी-कभी ये ख्याल सुकून भी देता है। अगर सचमुच कोई हमें देख रहा है तो इसका मतलब है कि हम पूरी तरह अकेले नहीं हैं। भले ही वे सीधे हमारे सामने ना आए, लेकिन उनकी उपस्थिति कहीं ना कहीं हमें घेरे हुए है। रात की शांति में जब आप ये सोचते हैं कि शायद कहीं दूर किसी तारे की परछाई में कोई सभ्यता हमें देख रही हो, तो ये ख्याल नींद लाने वाली कविता की तरह लगता है। जैसे कोई कह रहा हो, तुम अकेले नहीं हो, हम तुम्हें देख रहे हैं, बढ़ो, सीखो, और जब समय सही होगा हम सामने आएंगे। लेकिन साथ ही ये विचार हमें जिम्मेदारी भी देता है। अगर हम सचमुच किसी ब्रह्मांडीय चिड़ियाघर का हिस्सा हैं, तो हमें अपनी सभ्यता को इस काबिल बनाना होगा कि हम एक दिन उस अदृश्य दीवार को पार कर सकें, ताकि जब भी हमें देखने से हटकर हमसे मिलने का फैसला करे तो हम तैयार हों। तो अगली बार जब आप तारों से भरे आसमान को देखें, तो सिर्फ चमकते बिंदुओं को न देखें। कल्पना कीजिए कि कहीं उन रोशनी के पीछे कोई हमें देख रहा है, शांत, धैर्यपूर्वक, जैसे हम किसी चिड़ियाघर की बेंच पर बैठकर जानवरों को देखते हैं। और ये सोचते हुए एक गहरी सांस लीजिए, क्योंकि अगर ये सच है तो न सिर्फ हम एक महान रहस्य का हिस्सा हैं, बल्कि एक महान कहानी का भी। चैप्टर 10 द सिमुलेशन हाइपोथेसिस। कभी आपने ये सोचा है कि जो कुछ हम देखते हैं, छूते हैं और जीते हैं, क्या वो सब सचमुच वास्तविक है, या ये सब किसी और की बनाई हुई एक भव्य, जटिल और अदृश्य रचना है? यही है सिमुलेशन हाइपोथेसिस का मूल विचार। कल्पना कीजिए आप एक कंप्यूटर गेम खेल रहे हैं।
उस गेम में एक दुनिया बनी हुई है, पेड़, नदियां, पहाड़, शहर, किरदार, नियम। उस गेम के पात्र अपने जीवन जी रहे हैं, वे चलते हैं, काम करते हैं, बात करते हैं, लेकिन वे ये नहीं जानते कि उनकी पूरी दुनिया वास्तव में कोड और एल्गोरिदम की बनी हुई है। वे ये भी नहीं जानते कि कोई खिलाड़ी उनके बाहर बैठकर उन्हें नियंत्रित कर रहा है। सिमुलेशन हाइपोथेसिस कहती है कि हो सकता है हमारी दुनिया भी वैसी ही हो। हम जो वास्तविकता मानते हैं वो दरअसल किसी अत्यंत उन्नत सभ्यता द्वारा बनाई गई एक विशाल कंप्यूटर सिमुलेशन हो, और वे प्राणी, वे शायद एलियन हो। ये विचार पहली बार तब गंभीरता से चर्चा में आया जब कुछ वैज्ञानिकों और दार्शनिकों ने यह सवाल उठाया कि तकनीकी प्रगति की दिशा क्या होगी। आज हम इंसान कंप्यूटरों पर जटिल गेम और वर्चुअल रियलिटी बना सकते हैं। इन खेलों में पात्र इतने वास्तविक लगते हैं कि कभी-कभी हमें लगता है कि वे सचमुच जीवित हैं। अब सोचिए, अगर हमारी तकनीक आने वाले कुछ 100 सालों में और आगे बढ़ेगी तो हम ऐसे सिमुलेशन बना पाएंगे जिनमें पात्रों को खुद ये लगेगा कि वे वास्तविक हैं। तो अगर ये हमारे लिए संभव है तो किसी और सभ्यता के लिए तो ये बहुत पहले ही संभव हो चुका होगा। और अगर ब्रह्मांड में अरबों खरबों सभ्यताएं हैं तो संभावना है कि हम भी उन्हीं में से किसी की बनाई हुई सिमुलेशन हो। इस विचार का सबसे बड़ा तर्क ये है कि वास्तविक सभ्यताओं की संख्या सिमुलेशन सभ्यताओं की तुलना में बहुत कम होगी, क्योंकि एक ही सभ्यता अनगिनत सिमुलेशन बना सकती है। इसका मतलब है कि किसी भी यादृच्छिक प्राणी के लिए यह ज्यादा संभावना है कि वे सिमुलेशन में जी रहा हो, न कि असली दुनिया में। अब ये सोचिए, अगर ये सच है तो हमारी पूरी जिंदगी, हमारी धरती, हमारा आकाश, यहां तक कि तारे और आकाश गंगाएं भी सब सिर्फ एक प्रोग्राम का हिस्सा हैं, और कहीं बाहर किसी और वास्तविक दुनिया में हमारे निर्माता बैठे हैं। ये निर्माता कौन हो सकते हैं? कुछ लोग कहते हैं कि वे भविष्य के इंसान हैं जिन्होंने अपने अतीत का अध्ययन करने के लिए सिमुलेशन बनाया है। कुछ कहते हैं कि वे अत्यधिक उन्नत एलियन हैं जिन्होंने जीवन को समझने के लिए यह प्रयोग रचा है। और कुछ ये भी मानते हैं कि धर्मों में जिस ईश्वर की बात की जाती है वही दरअसल इन सिमुलेशन के निर्माता हैं। सोचिए, जब आप नींद के आगोश में जाते हैं तो क्या यह संभव है कि सपने भी इस प्रोग्रामिंग का हिस्सा हो, जैसे कि सॉफ्टवेयर में बनाए गए सब प्रोग्राम? और जब हमें डेजावू जैसा अनुभव होता है, यानी किसी घटना को पहले जी लेने का एहसास, तो क्या वो सिमुलेशन का एक गड़बड़ कोड हो सकता है? सिमुलेशन हाइपोथेसिस हमें हमारी वास्तविकता पर संदेह करना सिखाती है, लेकिन इसका सबसे सुंदर पहलू यह है कि इससे हमारे जीवन का महत्व और भी गहरा हो जाता है। क्योंकि अगर हम सचमुच एक सिमुलेशन में हैं तो इसका मतलब है कि हमें किसी विशेष उद्देश्य से बनाया गया है। शायद हमें कुछ सीखना है, शायद हमें किसी प्रयोग का हिस्सा होना है, या शायद हमें खुद अपनी क्षमता का पता लगाना है। लेकिन इस विचार में डर भी छिपा है। अगर ये सच है तो हमारे निर्माता किसी भी समय इस प्रोग्राम को बंद कर सकते हैं, जैसे आप कोई गेम खेलते खेलते बोर होकर उसे बंद कर दें। और अगर उन्होंने रीसेट कर दिया तो हमारी पूरी दुनिया पल भर में गायब हो सकती है। ये सब सुनकर मन में एक अनोखी बेचैनी भी होती है और एक अजीब सा सुकून भी। बेचैनी इसलिए कि हम किसी और की रचना भर हो सकते हैं, और सुकून इसलिए कि हम अकेले नहीं हैं, हमें किसी ने रचा है किसी उद्देश्य से। रात की नीरवता में यह ख्याल नींद की लहरों की तरह फैलता है। धीरे धीरे यह समझ आता है कि चाहे हम सिमुलेशन में हों या वास्तविकता में, हमारे अनुभव हमारे लिए असली हैं। हमारी खुशी, हमारा दुख, हमारा प्यार, हमारी जिज्ञासा, ये सब सच्चे हैं। और शायद यही वो कारण है जिसके लिए ये सिमुलेशन बनाया गया हो। तो अगली बार जब आप आकाश की ओर देखें और तारे गिनने की कोशिश करें तो सोचिए, क्या ये तारे सचमुच वहां हैं या ये किसी अदृश्य प्रोग्राम की कोडिंग का हिस्सा हैं? और फिर हल्की मुस्कुराहट के साथ सो जाइए, क्योंकि अगर हम सिमुलेशन में भी हैं तो इसका मतलब है कि हम किसी बहुत ही महान और रहस्यमयी प्रयोग का हिस्सा हैं। Chapter 11 Interstellar Travel Why it's so difficult and how aliens might do it. आप कभी रात में आसमान की ओर देखिए। वह अनगिनत तारों से भरा होता है, हर तारा अपनी ही एक दुनिया, शायद अपने ग्रहों और चांदों के साथ। पर असली सवाल है, हम उन तक कैसे पहुंचे? यह सवाल न सिर्फ इंसान पूछता है, बल्कि यही सवाल हमें यह सोचने पर भी मजबूर करता है कि अगर एलियंस सचमुच हैं तो वे हम तक कैसे आ सकते हैं। सबसे पहले समझिए कि ब्रह्मांड कितना विशाल है। हमारी धरती से निकटतम तारा प्रणाली अल्फा सेंटोरी है। वह भी हमसे लगभग 4 प्रकाश वर्ष दूर है।
इसका मतलब है कि अगर हम आज रोशनी की रफ्तार से यात्रा शुरू करें तो भी वहां पहुंचने में 4 साल लगेंगे। लेकिन असलियत यह है कि हमारी तकनीक इतनी तेज नहीं है। हमारे सबसे तेज अंतरिक्ष यान को भी वहां पहुंचने में हजारों साल लगेंगे। यही कठिनाई है इंटरस्टेलर ट्रैवल की, दूरी। यह दूरी इतनी बड़ी है कि हमारी कल्पना भी थक जाती है। अब सोचिए, अगर एलियंस सचमुच हम तक आते हैं तो वे इस विशाल दूरी को कैसे पार करते होंगे। वैज्ञानिकों ने इस बारे में कई संभावनाएं सोची हैं। एक विचार है जनरेशन शिप्स का, यानी ऐसे अंतरिक्ष यान जो इतने बड़े हों कि उनमें पूरी पीढ़ियां रह सकें। एक पीढ़ी यात्रा शुरू करेगी, उनके बच्चे और पोते उसी यान में जन्म लेंगे और वहीं बड़े होंगे, और कई 100 सालों बाद कोई पीढ़ी अपने गंतव्य पर पहुंचेगी। यह विचार इंसानों के लिए अभी सपने जैसा है, लेकिन शायद किसी उन्नत सभ्यता ने इसे हकीकत बना लिया हो। दूसरा विचार है वार्प ड्राइव। आपने शायद फिल्मों में सुना होगा, स्पेस को मोड़ना। असल में यह आइंस्टीन के सिद्धांतों से जुड़ा है। अगर आप अंतरिक्ष को मोड़ दें तो दूरी घट सकती है। मान लीजिए आपको कमरे के एक कोने से दूसरे कोने तक जाना है। आप पूरा कमरा पार कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कागज की तरह कमरे को मोड़ दें और दोनों कोने मिला दें तो आपको चलना ही नहीं पड़ेगा। वार्प ड्राइव इसी तरह अंतरिक्ष को मोड़कर यात्रा आसान बनाने की कल्पना है। एक और संभावना है वर्म होल्स। इन्हें आप अंतरिक्ष की शॉर्टकट सुरंगें समझिए। अगर ब्रह्मांड एक कपड़े की तरह फैला हुआ है तो वर्म होल उसमें छेद करके एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक सीधे जाने का रास्ता देता है। यह विचार बहुत ही रोमांचक है। हो सकता है एलियन सभ्यताएं इन्हीं सुरंगों का इस्तेमाल करती हों। लेकिन सवाल यह भी है कि हम अब तक ऐसा क्यों नहीं कर पाए। इसका जवाब है ऊर्जा। इतनी तेज यात्रा के लिए हमें जितनी ऊर्जा चाहिए वह हमारी कल्पना से बाहर है। हो सकता है एलियंस ने ऐसे ऊर्जा स्रोत खोज लिए हों जिनकी हमें अभी तक भनक भी नहीं है। शायद वे तारों की शक्ति का इस्तेमाल करते हों या फिर डार्क एनर्जी जैसी रहस्यमयी शक्तियों को नियंत्रित कर सकते हों। कुछ वैज्ञानिक यह भी सोचते हैं कि एलियंस ने भौतिक शरीर छोड़कर डिजिटल या ऊर्जा आधारित रूप धारण कर लिया होगा। अगर वे खुद को डेटा में बदल सकें तो उन्हें किसी भारी यान की जरूरत ही नहीं होगी। वे रोशनी या रेडियो तरंगों की तरह अंतरिक्ष में सफर कर सकते हैं। इंटरस्टेलर ट्रैवल सिर्फ विज्ञान नहीं है, यह हमारे लिए एक दार्शनिक प्रश्न भी है। क्योंकि अगर यह इतना कठिन है तो क्या इसका मतलब यह है कि सभ्यताएं एक दूसरे से कभी नहीं मिल पाती, या फिर इसका मतलब यह है कि जो सभ्यताएं हमसे कहीं आगे बढ़ चुकी हैं वही इस असंभव दूरी को पार कर सकती हैं। सोचिए, शायद वे अभी यहीं हैं। हो सकता है उन्होंने हमारे पास आने के लिए वार्प या वर्म होल का इस्तेमाल किया हो और वे हमें देख रहे हों, लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं पा रहे क्योंकि उनके यान हमारे लिए उतने ही अदृश्य हैं जितना हवा में तैरता हुआ रेडियो सिग्नल। रात की शांति में जब आप आसमान की ओर देखते हैं तो एक पल को कल्पना कीजिए कि कोई बेहद उन्नत सभ्यता करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर से इस धरती को देख रही है, और हो सकता है उनकी तकनीक ने उस यात्रा को उनके लिए उतना ही आसान बना दिया हो जितना हमारे लिए एक शहर से दूसरे शहर जाना। यह ख्याल एक साथ डर और सुकून दोनों देता है। डर इसलिए कि हम कितने छोटे और असहाय हैं, और सुकून इसलिए कि अगर किसी ने इस दूरी को जीत लिया है तो इसका मतलब है कि एक दिन हम भी कर पाएंगे। और शायद हमारी यह रात की सोच, हमारा यह सपना हमारे लिए पहला कदम है, क्योंकि हर खोज की शुरुआत एक कल्पना से होती है, और यही कल्पना है तारों के पार पहुंचने की, ब्रह्मांड की यात्रा करने की। चैप्टर 12, एलियन मेगा स्ट्रक्चर्स। रात के अंधेरे में जब हम तारों की ओर देखते हैं तो हर तारा हमें सिर्फ चमकता हुआ गोला लगता है, लेकिन अगर कोई सभ्यता वास्तव में लाखों करोड़ों साल आगे निकल चुकी हो तो उनके लिए तारे सिर्फ सजावट नहीं होंगे। उनके लिए तारे सबसे बड़े ऊर्जा स्रोत होंगे और वे उन्हें पूरी तरह से इस्तेमाल करना सीख चुके होंगे। यही विचार हमें ले जाता है एलियन मेगा स्ट्रक्चर्स की ओर। सबसे प्रसिद्ध विचारों में से एक है डायसन स्फीयर। इसका नाम भौतिक शास्त्री फ्रीमैन डायसन के नाम पर रखा गया था। कल्पना कीजिए, अगर एक सभ्यता को इतनी ज्यादा ऊर्जा चाहिए कि ग्रहों और धूमकेतुओं का ईंधन भी कम पड़ जाए
तो वे क्या करेंगे? वे अपने तारे को ही पकड़ लेंगे। डायसन स्फीयर का मतलब है एक ऐसी विशाल संरचना जो एक तारे को चारों तरफ से घेर ले और उसकी हर किरण को, हर ऊर्जा को कैद कर ले। सोचिए, यह कितना अद्भुत होगा। हमारी धरती सूरज से सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ऊर्जा का लेती है। अगर हम पूरे सूरज की ऊर्जा का इस्तेमाल कर पाएं, तो हम इतनी शक्ति हासिल करेंगे कि हमारी कल्पना भी थक जाएगी। और यही एक उन्नत सभ्यता का अगला कदम हो सकता है। डायसन स्फीयर का मतलब यह नहीं कि तारे के चारों ओर सचमुच कोई ठोस गोला बना हो। यह हजारों लाखों उपग्रहों या दर्पणों का झुंड भी हो सकता है, जो मिलकर तारे को घेर लें और उसकी ऊर्जा को इकट्ठा करें। इसे हम डायसन स्वॉर्म भी कहते हैं। अब सोचिए, अगर किसी ने सचमुच ऐसा बनाया हो तो हमें वह कैसा दिखेगा? हमारे लिए ऐसा तारा असामान्य लगेगा। उसकी रोशनी बदलती रहेगी, कभी अचानक कम हो जाएगी, कभी अलग तरह की तरंगें भेजेगी। खगोल शास्त्रियों ने हाल ही में ऐसे कुछ अजीब तारे भी देखे हैं जिनकी रोशनी बार बार अजीब तरह से घटती बढ़ती है। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि यह धूल या धूमकेतुओं की वजह से हो सकता है, लेकिन कुछ लोग यह भी सोचते हैं, क्या पता यह किसी डायसन स्फीयर का सबूत हो। डायसन स्फीयर के अलावा भी कई और एलियन मेगा स्ट्रक्चर्स की कल्पनाएं हैं, जैसे ऑल्डरसन डिस्क। यह एक ऐसा विचार है जिसमें पूरा एक डिस्क जैसी संरचना बनाई जाती है, जिसमें तारा बीच में होता है और उसके चारों ओर इतनी बड़ी सतह बनाई जाती है कि उस पर अरबों खरबों सभ्यताएं रह सकें। या फिर रिंग वर्ल्ड, एक विशाल छल्ला जो तारे के चारों ओर घूमता है और इतना बड़ा होता है कि उसकी सतह पर अनगिनत शहर, महासागर और पहाड़ समा सकते हैं। यह सब सुनने में जैसे विज्ञान कथा लगता है, लेकिन अगर कोई सभ्यता हमसे लाखों साल आगे है तो यह उनके लिए रोजमर्रा की इंजीनियरिंग भी हो सकती है। जिस तरह आज हमारे लिए एक गगनचुंबी इमारत बनाना सामान्य है, वैसे ही उनके लिए डायसन स्फीयर जैसी संरचना बनाना सामान्य हो सकता है। अब यह सवाल उठता है, अगर ऐसी संरचनाएं सचमुच मौजूद हैं तो हमें उनके संकेत क्यों नहीं मिलते? कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि शायद हमें मिलते हैं, लेकिन हम उन्हें समझ नहीं पाते। हो सकता है हम जो रहस्यमयी खगोलीय संकेत देख रहे हैं, जैसे फास्ट रेडियो बर्स्ट्स या असामान्य तारों की चमक, वे असल में किसी एलियन मेगा स्ट्रक्चर की गतिविधि हों, लेकिन हमारे लिए वे अभी भी पहेलियां हैं। एलियन मेगा स्ट्रक्चर्स का एक और पहलू है कॉस्मिक इंजीनियरिंग, यानी ऐसी सभ्यताएं जो सिर्फ अपने तारे ही नहीं बल्कि पूरी आकाश गंगाओं को भी आकार देने की क्षमता रखती हों। कल्पना कीजिए, एक सभ्यता इतनी शक्तिशाली हो कि वह तारों को हिला सके, ग्रहों की कक्षाएं बदल सके और ब्लैक होल की ऊर्जा का इस्तेमाल कर सके। यह हमें असंभव लगता है, लेकिन अगर ब्रह्मांड अरबों साल पुराना है तो कहीं ना कहीं कोई सभ्यता यह स्तर हासिल कर चुकी होगी। हमारी अपनी सभ्यता अभी डायसन स्फीयर जैसी चीजों से लाखों साल दूर है। हम अभी भी अपनी धरती की ऊर्जा और संसाधनों को संतुलित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह विचार कि कहीं ना कहीं किसी सभ्यता ने तारों की ऊर्जा को अपने काबू में कर लिया है, हमें अजीब सी प्रेरणा भी देता है। सोचिए, अगर हम कभी ऐसे तारे को पहचान लें जिसके चारों ओर डायसन स्फीयर बनी हो, तो यह हमारे लिए अब तक की सबसे बड़ी खोज होगी, क्योंकि इसका मतलब होगा कि हम अकेले नहीं हैं। इसका मतलब होगा कि किसी और ने पहले ही वह रास्ता तय कर लिया है जिस पर हम अभी पहले कदम रख रहे हैं। और यह विचार हमें नींद की गहराई में डुबो देता है, यह सोचते हुए कि शायद इस शांत रात में हमारी आंखों के सामने जो तारे टिमटिमा रहे हैं, उनमें से किसी के चारों ओर एक विशाल डायसन स्फीयर चमक रही हो और उसके भीतर कोई अज्ञात सभ्यता अपने तारे की शक्ति का आनंद ले रही हो, उसी तरह जैसे हम एक दीपक की रोशनी में सुकून पाते हैं। चैप्टर 13, टाइम ट्रैवलर्स और एलियंस। आर यूएफओज फ्रॉम द फ्यूचर, नॉट आउटर स्पेस। कल्पना कीजिए, आप किसी शांत गांव में रात को आकाश की ओर देख रहे हैं। अचानक आप देखते हैं कि एक अजीब सा प्रकाश आसमान में प्रकट होता है और कुछ ही क्षणों में वह गायब हो जाता है। इस तरह की घटनाओं को हम यूएफओ साइटिंग्स कहते हैं। अब तक हमने सोचा कि ये किसी और ग्रह के प्राणी हो सकते हैं, लेकिन एक और संभावना है। क्या यह हमारे ही वंशज हो सकते हैं
जो भविष्य से हमारे वर्तमान को देखने आए हों। समय यात्रा का विचार जितना अद्भुत लगता है, उतना ही वैज्ञानिक भी है। आइंस्टीन के सिद्धांत हमें बताते हैं कि समय और स्थान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर हम प्रकाश की गति के पास पहुंच जाएं, तो समय हमारे लिए धीमा हो जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि अलग अलग परिस्थितियों में समय अलग गति से बह सकता है। तो क्या यह संभव है कि एक दिन हम समय की दीवार को तोड़कर अपने अतीत या भविष्य में जा सकें? अब सोचिए, अगर भविष्य की मानव सभ्यताएं इतनी उन्नत हो गईं कि वे समय को मोड़ सकें, तो उनके लिए हमारे आज में लौट आना मुमकिन होगा। वे हमें देखने आ सकते हैं, हमारे विकास को समझ सकते हैं और हमें वे एलियंस लगेंगे। शायद यही वजह है कि यूएफओ में देखे गए प्राणियों को अक्सर मनुष्यों से मिलता जुलता बताया गया है। बड़ी आंखें, पतले शरीर, छोटे चेहरे, ये हमारे ही भविष्य का रूप हो सकता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे इंसान विकसित हो रहा है, उसकी जरूरतें और शरीर बदल रहे हैं। हमें अब भारी मांसपेशियों की उतनी जरूरत नहीं। तकनीक हमारी मदद कर रही है। हमारी आंखें और दिमाग लगातार जानकारी को तेजी से ग्रहण करने लगे हैं। हो सकता है भविष्य के इंसान बेहद बुद्धिमान हों, लेकिन उनके शरीर छोटे और सरल हो जाएं। और यही रूप हमें आज यूएफओ साइटिंग्स में दिखाई देता है। कई बार लोग कहते हैं कि यूएफओ में आने वाले प्राणी हमारी भाषा नहीं बोलते, लेकिन टेलीपैथी के जरिए संवाद करते हैं। यह भी संभव है कि भविष्य की मानव जाति ने मस्तिष्क की गहरी शक्तियों को नियंत्रित कर लिया हो। वे शब्दों के बजाय सीधे विचार साझा करते हों। लेकिन एक सवाल उठता है, अगर वे हमारे भविष्य से हैं, तो हमें क्यों देखने आते हैं? शायद इसके कई कारण हो सकते हैं। कभी कभी कोई इतिहासकार हमें प्राचीन सभ्यताओं को समझने के लिए खुदाई करते हुए मिलता है। हो सकता है भविष्य के वैज्ञानिक भी अपने अतीत यानी हमें समझने के लिए आए हों, या फिर वे यह देखने आते हों कि उनकी जड़ें कैसी थीं, या शायद उन्हें चेतावनी देने की जरूरत हो कि इंसान किसी बड़ी गलती की ओर बढ़ रहा है। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि यूएफओ साइटिंग्स हमेशा किसी बड़े बदलाव के दौर में बढ़ जाती है, जैसे युद्ध, तकनीकी क्रांति या पर्यावरणीय संकट। क्या यह संयोग है या हमारे भविष्य के वंशज हमें सचेत करने आते हैं? वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो समय यात्रा अभी तक एक सैद्धांतिक विचार है, लेकिन कुछ प्रयोगों ने संकेत दिए हैं कि कण, पार्टिकल्स समय की सीमाओं को चुनौती दे सकते हैं। और अगर सूक्ष्म स्तर पर यह संभव है, तो भविष्य में कोई सभ्यता इसे विशाल स्तर पर भी संभव बना सकती है। यहां एक और दिलचस्प पहलू है। अगर यूएफओ भविष्य से आए समय यात्री हैं, तो वे हमें क्यों खुले तौर पर नहीं मिलते? इसका उत्तर हो सकता है समय का संतुलन। अगर वे हमारे जीवन में सीधे हस्तक्षेप कर देंगे, तो इतिहास बदल सकता है। इसलिए वे हमें दूर से देखते हैं, लेकिन सीधे बातचीत से बचते हैं। जैसे हम किसी प्रयोगशाला में चींटियों को देखते हैं, हमें दिलचस्पी होती है, लेकिन हम उनके जीवन में दखल नहीं देते। यह सोच इंसान के दिल में एक अजीब सा सुकून भी भर देती है, क्योंकि अगर यूएफओ सचमुच भविष्य से आए हमारे ही वंशज हैं, तो इसका मतलब है कि मानवता का अंत नहीं हुआ। इसका मतलब है कि हम आने वाले समय में भी जीवित रहेंगे, विकसित होंगे और इतनी अद्भुत तकनीक हासिल करेंगे कि समय की सीमाएं भी हमें रोक नहीं पाएंगी। तो अगली बार जब आप आसमान में कोई अजीब रोशनी देखें, तो सोचना, शायद वह कोई परग्रही नहीं, बल्कि आपका ही कोई बहुत बहुत दूर का वंशज है, जो आपको देख रहा है, आपको समझ रहा है, और शायद आपकी ही तरह वह भी किसी शांत रात में आसमान की ओर देखकर यह सोचता होगा, क्या मैं अकेला हूं? चैप्टर 14, द मल्टीवर्स थ्योरी। रात के सन्नाटे में जब आप आकाश की ओर देखते हैं, तो आपको तारे, चांद और नीला सा ब्रह्मांड दिखाई देता है। हमारी सोच यही मानती है कि यही सब कुछ है, यही ब्रह्मांड, यही गैलेक्सियां, यही सितारे। लेकिन विज्ञान हमें एक और अद्भुत संभावना दिखाता है। क्या होगा अगर यह ब्रह्मांड अकेला ना हो? अगर और भी अनगिनत ब्रह्मांड मौजूद हों, जिनमें अपने अपने नियम, अपनी अपनी कहानियां और शायद अपने अपने एलियंस हों। इस विचार को कहते हैं मल्टीवर्स थ्योरी। मल्टीवर्स का मतलब है एक ब्रह्मांड नहीं, बल्कि अनगिनत ब्रह्मांड।
हर ब्रह्मांड अपने अलग अलग कानूनों और वास्तविकताओं के साथ मौजूद हो सकता है। कल्पना कीजिए, एक ऐसा ब्रह्मांड जहां गुरुत्वाकर्षण थोड़ा और मजबूत हो। वहां के तारे, ग्रह और जीवन हमसे बिल्कुल अलग दिखेंगे। या फिर एक ऐसा ब्रह्मांड जहां प्रकाश की गति अलग हो, तो वहां की सभ्यताएं हमसे बिल्कुल अलग तकनीक पर जीवित हों। अब सोचिए, अगर मल्टीवर्स सच है तो इसका मतलब है कि जीवन सिर्फ एक जगह पर नहीं, बल्कि अनगिनत तरीकों से अनगिनत बार जन्म ले सकता है। शायद किसी ब्रह्मांड में इंसान कभी अस्तित्व में ही ना आए हों। शायद किसी ब्रह्मांड में डायनासोर अब भी जिंदा हों और उनकी सभ्यता आकाश गंगा में यात्रा कर रही हो। और शायद कहीं किसी ब्रह्मांड में हम जैसे ही लोग हों, ठीक वही आप और मैं, लेकिन थोड़े अलग चुनावों और अलग कहानियों के साथ। वैज्ञानिकों ने मल्टीवर्स के कई अलग अलग रूपों की कल्पना की है। एक विचार है क्वांटम मल्टीवर्स। क्वांटम भौतिकी कहती है कि हर संभावना कहीं ना कहीं पूरी होती है। यानी अगर आप कोई सिक्का उछालते हैं तो एक ब्रह्मांड में वह हेड आता है, दूसरे में टेल। इसी तरह आपके हर छोटे बड़े फैसले अनगिनत ब्रह्मांडों को जन्म दे सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आपके अनगिनत रूप, अनगिनत जिंदगियां कहीं ना कहीं जी रहे हैं। दूसरा विचार है कॉस्मिक इन्फ्लेशन मल्टीवर्स। बिग बैंग के बाद हमारा ब्रह्मांड तेजी से फैलने लगा। वैज्ञानिक कहते हैं कि यह फैलाव सिर्फ यहां नहीं रुका होगा, बल्कि अलग अलग हिस्सों में और भी ब्रह्मांड पैदा हुए होंगे। जैसे साबुन के जाग में कई बुलबुले होते हैं, वैसे ही मल्टीवर्स में हर बुलबुला एक अलग ब्रह्मांड हो सकता है। और तीसरा विचार है मैथमेटिकल मल्टीवर्स। इसका कहना है कि अगर गणितीय रूप से कोई ब्रह्मांड संभव है तो वह कहीं ना कहीं जरूर मौजूद है। यानी हर तरह की संभावनाएं सच हो सकती हैं। अब सोचिए, अगर मल्टीवर्स सच है तो एलियंस सिर्फ हमारे ब्रह्मांड तक सीमित नहीं हैं। वे हर जगह, हर रूप में मौजूद हो सकते हैं। कहीं वे विशाल और अदृश्य ऊर्जा के रूप में हों, कहीं वे छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों की तरह हों, और कहीं वे हमसे कहीं अधिक उन्नत, हमारी समझ से परे हों। कभी कभी यह ख्याल नींद में ले जाने वाली कविता सा लगता है कि कहीं न कहीं किसी और ब्रह्मांड में आप ही का एक और रूप बैठा है और वही सवाल सोच रहा है जो आप अभी सोच रहे हैं। क्या हम अकेले हैं? मल्टीवर्स हमें एक और अद्भुत दृष्टिकोण देता है। अगर वास्तव में अनगिनत ब्रह्मांड हैं, तो यह बहुत स्वाभाविक है कि जीवन और सभ्यता कहीं न कहीं बार बार उत्पन्न हुई हो। इस विचार से फेर्मी पैराडॉक्स का उत्तर भी मिलता है। हो सकता है कि हमें हमारे ब्रह्मांड में एलियंस का कोई प्रमाण न मिले, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे कहीं और नहीं हैं। वे बस दूसरे बुलबुलों में मौजूद हो सकते हैं। अब सवाल यह उठता है, क्या हम कभी मल्टीवर्स तक पहुंच पाएंगे? क्या हम कभी अपने ब्रह्मांड से बाहर झांक सकेंगे? शायद नहीं, क्योंकि हमारे भौतिक नियम हमें बांध कर रखते हैं। लेकिन फिर भी वैज्ञानिक लगातार संकेत ढूंढ रहे हैं, जैसे कि ब्रह्मांडीय पृष्ठभूमि विकिरण, कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन में अजीब पैटर्न, जो यह बता सकते हैं कि कहीं हमारा ब्रह्मांड दूसरे ब्रह्मांड से टकराया हो। यह विचार भले ही अभी सिर्फ सिद्धांत हो, लेकिन यह इंसान को गहरी शांति देता है, क्योंकि अगर मल्टीवर्स सच है तो हम कभी अकेले नहीं हो सकते। कहीं ना कहीं किसी और वास्तविकता में हमेशा जीवन मौजूद होगा। तो जब आप रात को तारों को देखते हैं और यह सोचते हैं कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है, तो एक पल के लिए आंखें बंद करके सोचिए, शायद यह ब्रह्मांड तो सिर्फ एक बुलबुला है और उसके परे अनगिनत ब्रह्मांड हैं, और हर एक ब्रह्मांड अपनी अलग कहानी कह रहा है, अपने अलग एलियंस को जन्म दे रहा है। यह विचार हमारे मन को शांत करता है, क्योंकि यह हमें बताता है अस्तित्व सिर्फ एक जगह का नहीं है, यह अनंत है और अनगिनत रूपों में खिलता रहता है, और उस अनंतता में हमारी भी एक जगह है। चैप्टर 15 एलियन कॉन्टैक्ट सिनेरियोस। व्हाट वुड हैपन इफ वी मीट देम टुमारो? कल्पना कीजिए, आप सुबह उठते हैं, खिड़की से बाहर देखते हैं और आसमान में एक अजीब सी चमक देखते हैं। ये कोई विमान नहीं, ये कोई उपग्रह नहीं, ये कुछ अलग है। और फिर अचानक पूरी दुनिया की खबरों में एक ही बात गूंजने लगती है, हमने एलियंस से संपर्क किया है। यह पल कैसा होगा?
शायद हमारे लिए यह सबसे बड़ा बदलाव होगा, जैसा मानव इतिहास ने कभी नहीं देखा। सबसे पहले सोचिए, हमारी भावनाएं कैसी होंगी। कुछ लोग खुशी से भर जाएंगे, जैसे कोई पुराना सपना सच हो गया हो। कुछ लोग डरेंगे, कहीं वे हम पर हमला न कर दें। और कुछ लोग बस स्तब्ध रह जाएंगे, समझ ही नहीं पाएंगे कि यह सब सच है या सपना। वैज्ञानिकों के लिए यह दिन इतिहास का सबसे बड़ा दिन होगा। वे तुरंत कोशिश करेंगे कि इन नए प्राणियों से संवाद करें, शायद रेडियो तरंगों से, शायद गणित के जरिए, क्योंकि गणित एक सार्वभौमिक भाषा है जो किसी भी सभ्यता को समझ आ सकती है। लेकिन यहां भी सवाल उठता है, क्या वे हमें समझना चाहेंगे और क्या हम उन्हें समझ पाएंगे? अगर एलियंस दोस्ताना हों तो यह मानवता के लिए एक नए युग की शुरुआत होगी। सोचिए, उनकी तकनीक कितनी उन्नत होगी। शायद वे हमें ऐसे ऊर्जा स्रोत दे सकें जो प्रदूषण रहित हों। शायद वे हमें तारों के पार यात्रा करने का तरीका बता दें। शायद वे हमें यह सिखाएं कि कैसे सदियों तक शांतिपूर्ण जीवन जिया जा सकता है। लेकिन इसके उलट, अगर उनका इरादा अच्छा न हुआ तो क्या होगा? अगर वे हमें सिर्फ एक संसाधन की तरह देखें या हमें अपने नियंत्रण में लेना चाहें? यह डर भी वास्तविक है, और यही वजह है कि कई वैज्ञानिक कहते हैं हमें ब्रह्मांड में अपनी आवाज बहुत जोर से नहीं फैलानी चाहिए, क्योंकि हमें यह पता नहीं कि वहां कौन सुन रहा है। अब सोचिए, राजनीति पर इसका क्या असर होगा? आज हमारी दुनिया कई देशों में बंटी हुई है। हर जगह अपने अपने विवाद और सीमाएं हैं। लेकिन अगर एलियंस सचमुच सामने आ गए तो शायद इंसान पहली बार सच में एकजुट हो जाए, क्योंकि अब हमें एहसास होगा कि हम सब एक ही ग्रह के निवासी हैं। और हमारा असली सवाल यह होगा, क्या हम पूरी मानवता के रूप में जी पाएंगे या अपने पुराने झगड़े साथ ले आएंगे? धर्म पर इसका असर और भी गहरा होगा। कुछ लोग कहेंगे कि यह वही देवदूत या रहस्यमय शक्तियां हैं जिनका जिक्र ग्रंथों में है। कुछ लोग सवाल करेंगे कि हमारे विश्वास का क्या होगा, और कुछ लोग इसे एक नए आध्यात्मिक अध्याय की तरह देखेंगे, एक ऐसा मौका जब हम समझेंगे कि जीवन सिर्फ पृथ्वी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांडीय है। और फिर समाज की साधारण जिंदगी। बच्चे अपने माता पिता से पूछेंगे, क्या मैं भी एलियन से दोस्ती कर सकता हूं? किसान सोचेंगे, क्या वे भी खेती करते हैं? कलाकार उनके आकार और उनकी दुनिया की कल्पना कर नई कहानियां और चित्र बनाएंगे। और वैज्ञानिक लगातार यह कोशिश करेंगे कि उनके साथ और गहरा संवाद बनाया जाए। लेकिन यहां एक और संभावना भी है, शायद वे हमसे सीधे मिलने ना आए। शायद उनका संपर्क केवल संदेश के रूप में हो, जैसे कि कोई रेडियो सिग्नल, कोई कोड या कोई प्रकाश की किरण, और हमें दशकों लग जाए उसे समझने में। उस स्थिति में हमारी यात्रा एक शांत रहस्य की तरह होगी, एक गहरी पहेली जिसे हल करने की कोशिश करते करते पूरी पीढ़ियां निकल जाए। यह सब सुनकर शायद आपको लगे कि यह केवल कल्पना है, लेकिन इतिहास हमें बताता है कि हमारी दुनिया अचानक बदल सकती है। जैसे एक दिन हमने उड़ान भरना सीखा, एक दिन हमने अंतरिक्ष में कदम रखा, उसी तरह एक दिन शायद यह भी हो, एलियंस से हमारा सामना हो। और उस दिन हमें यह तय करना होगा कि हम कैसा व्यवहार करेंगे। क्या हम डरेंगे? क्या हम हमला करेंगे? या क्या हम अपने दिल और दिमाग खोलकर उनसे सीखने की कोशिश करेंगे? सबसे सुंदर संभावना यह है कि वह मुलाकात हमें यह सिखा देगी कि हम अकेले नहीं हैं। हमारी चिंताएं, हमारे डर, हमारे संघर्ष, ये सब ब्रह्मांड के बड़े परिप्रेक्ष्य में बहुत छोटे हैं। और उस दिन हमें एहसास होगा कि हमारी असली पहचान सिर्फ एक देश, एक धर्म या एक संस्कृति की नहीं है। हमारी असली पहचान यह है कि हम पृथ्वीवासी हैं। तो जब आप अगली बार रात को तारों की ओर देखें तो कल्पना कीजिए, शायद कल सुबह या अगले 100 सालों में वह पल सचमुच आ जाएगा, और हम उस पल का हिस्सा होंगे जब मानवता ने पहली बार ब्रह्मांड को छुआ और कहा, हम अकेले नहीं हैं। चैप्टर 16, स्पिरिचुअल एंड फिलोसॉफिकल एलियन थियोरीज, गॉड्स, मिथ्स एंड हायर बीइंग्स। कल्पना कीजिए, हजारों साल पहले का समय, जब इंसान ने पहली बार आसमान की ओर देखा तो उसने बिजली, गर्जन, सूरज और चांद को रहस्यमय शक्तियों की तरह महसूस किया। उस द्वार में विज्ञान नहीं था, दूरबीन नहीं थी, अंतरिक्ष की समझ नहीं थी,
लेकिन जिज्ञासा वही थी जो आज भी हमारे दिल में है। हम कहां से आए हैं और यह विशाल ब्रह्मांड किसका है? यही जिज्ञासा धीरे धीरे धर्म और मिथकों का जन्म बन गई। और आज कई दार्शनिक यह सवाल उठाते हैं, क्या हो सकता है कि जिन देवताओं की हमने पूजा की वे दरअसल ब्रह्मांड से आए हुए उच्च विकसित प्राणी रहे हों? उदाहरण के लिए प्राचीन भारत के वेद और पुराण, इनमें आकाश से उतरने वाले रथों, उड़ने वाले विमानों और शक्तिशाली देवताओं का जिक्र मिलता है। रामायण में पुष्पक विमान की कथा है, महाभारत में दिव्य अस्त्रों का जिक्र है। कुछ आधुनिक विचारक कहते हैं कि शायद ये विवरण किसी तरह के एलियन संपर्क का प्रतीक हो। मेसोपोटामिया की सभ्यता में अनुनाकी का उल्लेख मिलता है, ऐसे देवता जो आकाश से उतरकर मनुष्यों को ज्ञान देते थे। मिस्र में फराओ को देवताओं का वंशज माना जाता था और उनकी पिरामिड जैसी संरचनाएं आज भी कई रहस्यों को संजोए हुए हैं। ग्रीक मिथकों में ओलंपस पर्वत पर रहने वाले देवता थे जो स्वर्ग से नीचे आकर इंसानों के जीवन में हस्तक्षेप करते थे। क्या यह सब केवल कल्पना थी या यह उन अनुभवों का वर्णन था जब इंसानों ने किसी उच्चतर शक्ति या किसी दूसरे ग्रह के प्राणियों से मुलाकात की? अब सोचिए, दर्शन के स्तर पर यह विचार कितना गहरा है। अगर एलियंस सचमुच हमसे कहीं अधिक विकसित हैं, तो हमारे लिए वे देवताओं जैसे ही होंगे। उनकी तकनीक, उनकी ऊर्जा, उनका ज्ञान हमें चमत्कार जैसा लगेगा। और अगर वे हमारी चेतना से कहीं आगे हैं, तो शायद हमें यही लगेगा कि वे दिव्य हैं। कुछ आध्यात्मिक परंपराएं यह भी कहती हैं कि जीवन सिर्फ भौतिक नहीं है, चेतना यानी कॉन्शियसनेस पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। तो संभव है कि एलियंस न केवल तकनीकी रूप से बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी हमसे आगे हों। शायद वे ऊर्जा के रूप में हों या विचारों के आदान प्रदान से संवाद करते हों। और अगर ऐसा है तो वे हमारे लिए किसी अर्श या सिद्ध की तरह दिखेंगे जो हमें मार्गदर्शन करने आए हैं। अब एक और दिलचस्प विचार देखें। क्या हो सकता है कि ईश्वर और एलियन का विचार एक दूसरे से जुड़ा हो? जब हम कहते हैं कि ईश्वर सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी है, तो यह हमारे दिमाग की एक सीमा है। लेकिन अगर हम सोचें कि ब्रह्मांड में अनगिनत सभ्यताएं हैं जिनमें से कुछ हमसे अरबों साल आगे हैं, तो वे हमारे लिए लगभग ईश्वर जैसे ही लग सकते हैं। हालांकि यह भी उतना ही सच है कि आध्यात्मिकता केवल बाहरी खोज नहीं है। अगर एलियंस सच में हमसे जुड़े हों, तो शायद वे हमें यही सिखाना चाहेंगे कि असली यात्रा भीतर की है। जिस तरह धर्म हमें सिखाता है कि ब्रह्मांड में हर चीज एक दूसरे से जुड़ी है, वैसे ही यह संभव है कि एलियंस भी इस सार्वभौमिक चेतना का हिस्सा हों। दर्शन के स्तर पर एक और दिलचस्प प्रश्न है, अगर कल एलियंस सामने आ जाए तो हमारे धर्म और मान्यताएं कैसे बदलेंगी? क्या हम उन्हें देवता मानेंगे या उन्हें सिर्फ जीवित प्राणी मानकर बराबरी से देखेंगे? हो सकता है यह पल हमारे लिए आध्यात्मिक क्रांति का कारण बने, क्योंकि तब हमें समझ आएगा कि जीवन, ज्ञान और चेतना सिर्फ पृथ्वी की धरोहर नहीं है, यह पूरे ब्रह्मांड की संपत्ति है। और शायद यही वह जगह है जहां धर्म, दर्शन और विज्ञान एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। धर्म हमें विश्वास देता है कि कोई उच्च शक्ति है, विज्ञान हमें खोज की दिशा देता है, और दर्शन हमें यह समझने की क्षमता देता है कि शायद दोनों ही एक ही सत्य को अलग अलग भाषा में व्यक्त कर रहे हैं। तो जब अगली बार आप प्राचीन मंदिर की मूर्तियों, मिथकों की कहानियों या ग्रंथों के पन्नों पर नजर डालें, तो एक पल के लिए सोचिए, क्या यह सब केवल प्रतीक है या कहीं न कहीं यह उन दिव्य यात्रियों की झलक है जिन्हें हमने देवता कहा और जो वास्तव में तारों से आए हो सकते हैं? और जब आप रात के सन्नाटे में आंखें बंद करके ध्यान करते हैं, तो यह भी सोचिए, शायद हमारे भीतर और हमारे बाहर दोनों जगह वही एक ही सार्वभौमिक चेतना बह रही है, और उसी चेतना के सहारे हम कभी न कभी ब्रह्मांड के उन अन्य जीवन रूपों से जुड़ेंगे जिन्हें हम आज एलियंस कहते हैं और कल उच्चतर प्राणी कह सकते हैं। चैप्टर 17 एलियन इन्फ्लुएंस इन ह्यूमन एवोल्यूशन, डिड दे गाइड आवर डेवलपमेंट? कल्पना कीजिए, लाखों साल पहले की पृथ्वी, जब यह ग्रह ज्वालामुखियों, बिजली की चमक और लगातार बदलते मौसमों से भरा हुआ था।
उस समय जीवन अपने शुरुआती रूप में था, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव जो धीरे धीरे विकसित हो रहे थे। फिर लाखों साल बाद हम देखते हैं कि बंदर जैसे जीव से धीरे धीरे इंसान विकसित हुए। हमारी बुद्धि, हमारी भाषा, हमारी कला और हमारी तकनीक ने हमें बाकी प्राणियों से अलग बना दिया। लेकिन यहाँ एक गहरा सवाल है, यह छलांग इतनी तेजी से कैसे हुई? कुछ वैज्ञानिक और दार्शनिक मानते हैं कि यह पूरी तरह प्राकृतिक प्रक्रिया थी। डार्विन का थियोरी ऑफ इवोल्यूशन यही कहता है कि प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन और समय के साथ अनुकूलन, एडेप्टेशन ने हमें आज के रूप में ढाला। लेकिन कुछ वैकल्पिक विचार यह भी कहते हैं कि शायद इस पूरी प्रक्रिया में किसी बाहरी शक्ति का हाथ था। अब सोचिए, अगर किसी उन्नत सभ्यता ने कभी पृथ्वी का दौरा किया हो, तो क्या उन्होंने हमारे डीएनए में बदलाव किए होंगे? क्या उन्होंने हमें कुछ ऐसा ज्ञान दिया होगा जिससे हमारी बुद्धि अचानक बढ़ी? यह विचार एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरी के नाम से जाना जाता है। इसके समर्थकों का कहना है कि मानव इतिहास में जो अचानक बड़ी छलांगें दिखती हैं, उनके पीछे शायद किसी बाहरी हस्तक्षेप की भूमिका हो सकती है। उदाहरण के लिए, भाषा का उदय। हजारों साल तक इंसान बहुत सरल तरीके से रहता रहा, लेकिन अचानक उसने बोलना, लिखना और चित्रकारी करना शुरू कर दिया। गुफाओं की दीवारों पर बने प्राचीन चित्र आज भी हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि इंसान के भीतर इतनी रचनात्मकता अचानक कैसे जागी। फिर सोचिए कृषि क्रांति को, जब इंसान शिकारी से किसान बना और सभ्यता का आरंभ हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि शायद यही वह समय था जब आकाश से आए देवता ने हमें बीज बोने और फसल उगाने की कला सिखाई। मिस्र, मेसोपोटामिया और भारत की सभ्यताओं के शुरुआती ग्रंथों में हमें ऐसे ही संकेत मिलते हैं कि ज्ञान ऊपर से आया। महाभारत में दिव्य अस्त्रों का उल्लेख है जिन्हें सिर्फ विशेष परिस्थितियों में चलाया जा सकता था। क्या यह सिर्फ कल्पना थी या यह किसी उन्नत तकनीक का वर्णन था जो इंसानों को भेंट की तरह मिली थी? मिस्र के पिरामिड इतने विशाल और सटीक कैसे बने? आज भी वैज्ञानिक उनकी निर्माण तकनीक पर पूरी तरह सहमत नहीं हैं। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि यह काम केवल साधारण औजारों से करना लगभग असंभव था। अब जरा सोचिए डीएनए की भाषा में। हमारा डीएनए बहुत जटिल है। इसमें अरबों कोड्स हैं जिनसे हमारी पूरी पहचान बनती है। कुछ वैज्ञानिक यह भी कहते हैं कि डीएनए इतना परफेक्टली डिजाइन्ड लगता है कि यह मानो किसी ने लिखा हो, जैसे एक प्रोग्रामर कंप्यूटर का कोड लिखता है। अगर ऐसा है तो क्या हो सकता है कि हमारे डीएनए में कुछ एलियन फिंगरप्रिंट्स हों जो हमें यह बताते हों कि हम पूरी तरह अकेले नहीं बने, बल्कि किसी ने हमारी दिशा तय की। फिर एक और दिलचस्प विचार आता है, पैनस्पर्मिया, पंस्पर्मिया। यह विचार कहता है कि जीवन का बीज पृथ्वी पर नहीं बल्कि ब्रह्मांड के किसी और हिस्से से आया, शायद किसी उल्का, मीटियोराइट के साथ, शायद किसी धूमकेतु से, और यह जीवन का बीज हमारे महासागरों में आकर धीरे धीरे विकसित हुआ। अगर यह सच है तो हम सब कॉस्मिक बच्चे हैं। हमारा असली घर पूरा ब्रह्मांड है। अब अगर हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो यह विचार और भी सुंदर लगता है। कई धर्मों और परंपराओं में कहा गया है कि मनुष्य को दिव्य ज्ञान किसी उच्चतर शक्ति से मिला। तो क्या यह शक्ति सचमुच किसी ईश्वर की थी या किसी उन्नत सभ्यता की? हो सकता है कि दोनों एक ही हों। हो सकता है हम जिस ईश्वर की कल्पना करते हैं वह उन्हीं उच्चतर प्राणियों की छवि हो जिन्होंने कभी हमें मार्गदर्शन दिया। आज विज्ञान और पुरातत्व धीरे धीरे इन रहस्यों की परतें खोल रहे हैं, लेकिन एक बात साफ है, हमारा विकास केवल जीव विज्ञान की कहानी नहीं है, ये चेतना की कहानी भी है। ये उस यात्रा की कहानी है जिसमें इंसान ने मिट्टी से उठकर तारों की ओर देखना शुरू किया, और हो सकता है इस यात्रा में हमें हल्की सी मदद मिली हो। अगर यह सच है कि एलियंस ने कभी हमारे विकास में हस्तक्षेप किया, तो इसका मतलब है कि हम उनके शिष्य हैं और हमारी यात्रा अभी अधूरी है। हो सकता है वे हमें फिर से देखने लौटें, या शायद वे दूर से देख रहे हों कि उनका प्रयोग कैसा चल रहा है, और अगर वे लौटे तो शायद हमें यह कहने का मौका मिलेगा, धन्यवाद, आपने हमें सोचने और सपने देखने की क्षमता दी। चैप्टर 18, डार्क फॉरेस्ट थ्योरी, वाई एडवांस्ड एलियंस में हाइड और डिस्ट्रॉय अदर्स। रात का गहरा जंगल। सोचिए, अंधेरा है,
हर तरफ खामोशी फैली हुई है। जंगल में तरह तरह के जानवर हैं, शिकारी भी और शिकार भी। हर कोई जानता है कि अगर उसने आवाज की, अगर उसने अपनी मौजूदगी जाहिर कर दी, तो शायद वह अगले ही पल किसी शिकारी का भोजन बन जाए। इसलिए हर प्राणी छिप कर चलता है, फुसफुसाहट से भी धीमा। यही वह डर और खामोशी है जिसे डार्क फॉरेस्ट थियरी कहा जाता है। अब इस सोच को ब्रह्मांड पर लागू कीजिए। पूरा ब्रह्मांड एक अनंत अंधकारमय जंगल है। हर तारा एक पेड़ जैसा है और हर ग्रह उस पेड़ पर छिपे हुए जानवर की तरह। हो सकता है कि इन पेड़ों पर अनगिनत सभ्यताएं छिपी हुई हों, कुछ बहुत उन्नत, कुछ अभी बच्चा, लेकिन सभी जानते हैं कि अगर उन्होंने अपने होने का संकेत दिया तो कोई और उन्नत सभ्यता उन्हें खतरे की तरह देखकर नष्ट कर सकती है। यही वजह है कि ब्रह्मांड इतना शांत लगता है। हम रेडियो टेलीस्कोप से सुनते हैं, आसमान में नजर डालते हैं, लेकिन हमें कोई हेलो नहीं सुनाई देता। शायद इसलिए नहीं कि वहां कोई नहीं है, बल्कि इसलिए कि हर कोई छिपा हुआ है। इस सिद्धांत को लोकप्रिय बनाया एक चीनी लेखक लियू चिक्सिन ने अपनी किताब द डार्क फॉरेस्ट में। उन्होंने कहा, ब्रह्मांड का असली नियम है छिपे रहो, बोलो मत, क्योंकि अगर तुम बोलोगे तो कोई तुम्हें ढूंढकर नष्ट कर देगा। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों होगा? आखिर कोई सभ्यता क्यों किसी दूसरी सभ्यता को नष्ट करना चाहेगी? सोचिए, इंसानों की कहानी ही देख लीजिए। जब भी कोई शक्तिशाली सभ्यता किसी कमजोर सभ्यता से मिली है तो अक्सर विनाश हुआ है। यूरोपियन जब अमेरिका पहुंचे तो वहां की स्थानीय सभ्यताएं लगभग मिट गईं। तकनीक और शक्ति का फर्क बहुत बड़ा था। हो सकता है ब्रह्मांड में भी यही नियम चलता हो। दूसरी बात, संसाधन। एक सभ्यता जितनी आगे बढ़ती है उसे उतनी ज्यादा ऊर्जा, धातु और ग्रहों की जरूरत होती है। अगर उन्हें कोई और सभ्यता दिखाई दे तो वे सोच सकती हैं कि यह भविष्य में हमारे लिए खतरा बन सकती है, और इस सोच के कारण वे तुरंत उसे नष्ट करने का फैसला ले सकती हैं बिना इंतजार किए। तीसरी बात है डर। जब तक आप दूसरी सभ्यता की मंशा नहीं जानते, आप कभी भरोसा नहीं कर सकते। क्या वे दोस्त हैं या दुश्मन? अगर वे हमसे बहुत आगे हैं तो हमें यह पता चलने तक शायद बहुत देर हो जाएगी। इसीलिए सुरक्षित रहने का एक ही तरीका है, या तो चुप रहो या पहले हमला करो। अब सोचिए, यह कितना डरावना विचार है। हम धरती पर बड़े गर्व से रेडियो सिग्नल अंतरिक्ष में भेजते हैं। हमने अरेसीबो मैसेज भेजा, वॉयेजर गोल्डन रिकॉर्ड भेजा, जिसमें हमारी संस्कृति, भाषा, संगीत और यहां तक कि हमारे डीएनए की जानकारी भी दर्ज है। लेकिन अगर कहीं कोई उन्नत सभ्यता ने यह सिग्नल पकड़ा और उसने हमें खतरे की तरह देखा, तो क्या हम अनजाने में खुद को खतरे में डाल रहे हैं? कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि हमें अब और अंतरिक्ष में संकेत नहीं भेजने चाहिए। हमें सिर्फ सुनना चाहिए, देखना चाहिए, लेकिन बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि वहां बाहर कौन सुन रहा है। लेकिन दूसरी ओर कुछ लोग यह भी कहते हैं कि हो सकता है सभ्यताएं बहुत दयालु हों। हो सकता है वे हमें देखकर खुश हों और हमारी मदद करना चाहें। मगर डार्क फॉरेस्ट थियरी हमें चेतावनी देती है कि इस उम्मीद पर भरोसा करना खतरनाक है। अब कल्पना कीजिए, अगर यह सच है तो इसका मतलब है कि शायद हमारी आकाशगंगा जीवन से भरी पड़ी है, लेकिन हर सभ्यता चुप है। हर कोई छिपा हुआ है, जैसे रात के जंगल में हर जानवर छिपा रहता है। और हम इंसान, हम शायद उस छोटे बच्चे की तरह हैं जो जंगल में जाकर जोर जोर से गाना गा रहा है, यह जाने बिना कि शिकारी हमें सुन सकते हैं। यह सोच हमें एक गहरी सच्चाई भी दिखाती है। शायद ब्रह्मांड की चुप्पी कोई रहस्य नहीं, बल्कि एक नियम है, और हमें यह तय करना है कि हम इस नियम का पालन करेंगे या उसे तोड़ेंगे। और फिर एक दार्शनिक सवाल भी खड़ा होता है, अगर सचमुच ब्रह्मांड डर का जंगल है, तो क्या यह जीवन का अंतिम नियम है? क्या हमें डरकर जीना चाहिए, या हमें भरोसा करना चाहिए कि कहीं ना कहीं कोई सभ्यता इतनी विकसित होगी कि वह डर और विनाश से ऊपर उठ चुकी होगी? चैप्टर 19 What science fiction teaches us, from movies to literature shaping our imagination. कल्पना कीजिए, आप आराम से लेटे हुए हैं और आपके हाथ में एक किताब है, या सामने पर्दे पर कोई फिल्म चल रही है। जैसे ही आप पढ़ना या देखना शुरू करते हैं,
आप अचानक धरती से दूर निकल जाते हैं। कभी मंगल ग्रह की बर्फीली जमीन पर, कभी भविष्य की किसी विशाल अंतरिक्ष यान में, तो कभी किसी ऐसी आकाशगंगा में जहां अजीबोगरीब जीव रहते हैं। यही है विज्ञान कल्पना की असली ताकत। यह हमें वहां ले जाती है जहां हम अभी तक पहुंच नहीं पाए, लेकिन पहुंचने का सपना जरूर देखते हैं। विज्ञान कल्पना हमें सिर्फ कहानियां नहीं सुनाती, यह हमें सवाल पूछना सिखाती है। जैसे, अगर ब्रह्मांड में जीवन है तो वह कैसा होगा? अगर हम उनसे मिले तो क्या होगा? अगर हमारी तकनीक इतनी आगे बढ़ जाए कि हम तारों के बीच यात्रा कर सकें, तो हमारी सभ्यता कैसी बनेगी? और कभी-कभी यह हमें चेतावनी भी देती है कि तकनीक का गलत इस्तेमाल हमें कहां ले जा सकता है। सोचिए, H.G. वेल्स का द वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स, ये पहली बड़ी कहानियों में से थी जिसने इंसानों को यह सोचने पर मजबूर किया कि क्या होगा अगर मंगल ग्रह से कोई सभ्यता धरती पर आ जाए और हमसे कहीं ज्यादा ताकतवर निकले। यह कहानी केवल मनोरंजन नहीं थी, बल्कि उस डर का आईना थी जो इंसानों को अज्ञात से होता है। फिर आइए आर्थर सी क्लार्क की 2001 अ स्पेस ऑडिसी पर। इसमें एलियंस सीधे नहीं दिखाए जाते, लेकिन एक रहस्यमय मोनोलिथ आता है जो मानो इंसानों के विकास को दिशा दे रहा हो। यह वही विचार है जिसे हमने पिछले अध्याय में छुआ था। क्या एलियंस ने हमारे विकास में भूमिका निभाई? क्लार्क की कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि शायद हम किसी बड़े कॉस्मिक खेल का हिस्सा हैं। विज्ञान कल्पना केवल किताबों में नहीं, बल्कि फिल्मों और टीवी सीरीज में भी हमें गहरी सोच देती है। स्टार ट्रेक को लीजिए। इसमें एक भविष्य दिखाया गया जहां इंसान और एलियंस साथ मिलकर काम करते हैं, सीखते हैं और पूरे ब्रह्मांड को एक्सप्लोर करते हैं। यह कहानी केवल स्पेसशिप्स और एलियन प्रजातियों की नहीं थी, बल्कि इंसानों के सपने की थी कि एक दिन हम संघर्षों से ऊपर उठकर ब्रह्मांडीय भाईचारे में जी सकते हैं। और फिर स्टार वॉर्स, यह सिर्फ एक स्पेस ऑपरा नहीं है, बल्कि यह अच्छाई और बुराई, शक्ति और संतुलन, परिवार और भाग्य की कहानी है। इसके भीतर छिपा द फोर्स मानो एक आध्यात्मिक ऊर्जा है जो हमें याद दिलाती है कि शायद विज्ञान से परे भी कुछ रहस्य हैं जो पूरे ब्रह्मांड को जोड़ते हैं। अब सोचिए, अराइवल जैसी आधुनिक फिल्म। इसमें एलियंस आते हैं, लेकिन वे दुश्मन नहीं होते, बल्कि वे एक ऐसी भाषा लाते हैं जो समय को अलग ढंग से देखने की क्षमता देती है। यह कहानी हमें यह समझने पर मजबूर करती है कि कभी-कभी समझना और संवाद ही सबसे बड़ी तकनीक हो सकती है। विज्ञान कल्पना ने हमें यह भी सिखाया कि भविष्य हमेशा उज्जवल नहीं होता। ब्लेड रनर जैसी कहानियां हमें दिखाती हैं कि अगर तकनीक और इंसानियत का संतुलन बिगड़ जाए तो दुनिया कितनी अंधेरी हो सकती है। वहीं द मैट्रिक्स हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि शायद हमारी वास्तविकता वैसी नहीं जैसी दिखती है। क्या हम सब किसी सिमुलेशन में जी रहे हैं? यह वही सवाल है जो हमने सिमुलेशन हाइपोथेसिस में समझा था। किताबें और फिल्में सिर्फ हमारी जिज्ञासा को जगाने के लिए नहीं हैं, बल्कि कभी-कभी वे विज्ञान को दिशा भी देती हैं। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने स्वीकार किया है कि उन्होंने बचपन में विज्ञान कल्पना पढ़ी और उसी ने उन्हें वैज्ञानिक बनने के लिए प्रेरित किया। आज की कई तकनीकें जैसे टैबलेट, वीडियो कॉल या स्पेस स्टेशन कभी विज्ञान कल्पना की कहानियों में ही थीं। बाद में इंसानों ने उन्हें वास्तविकता में बदल दिया। इससे हमें यह समझ आता है कि कल्पना और विज्ञान दो अलग चीजें नहीं हैं। कल्पना वह बीज है जो विज्ञान को जन्म देती है। पहले हम सपने देखते हैं, फिर हम उन्हें सच करने की कोशिश करते हैं। अब जरा यह भी सोचिए कि विज्ञान कल्पना हमें एक दार्शनिक आईना भी देती है। जब हम एलियंस की कहानियां पढ़ते हैं तो असल में हम अपने ही बारे में सोच रहे होते हैं। जब हम पूछते हैं अगर वे आए तो क्या होगा, तो हम असल में यह पूछ रहे होते हैं हम कौन हैं, हम कैसी सभ्यता हैं, क्या हम दोस्ताना हैं या खतरनाक। यानी विज्ञान कल्पना केवल भविष्य की बातें नहीं करती, यह हमारे वर्तमान को भी दिखाती है। यह हमें बताती है कि हमारी लालच, हमारी दया, हमारी जिज्ञासा और हमारा डर सब कुछ वही है जो तय करेगा कि जब हम सचमुच तारों तक पहुंचेंगे तो हमारी कहानी कैसी होगी। चैप्टर 20 फाइनल रिफ्लेक्शंस। आर वी अलोन और इज साइलेंस द रियल आंसर?
रात गहराती जा रही है। तारों की ठंडी रोशनी आपकी खिड़की पर उतर रही है। ब्रह्मांड की चुप्पी, जो कभी डरावनी लगती थी, अब किसी लोरी जैसी लगती है। और इसी खामोशी में उठता है सबसे बड़ा सवाल, क्या हम अकेले हैं या फिर यह चुप्पी ही असली जवाब है? हमने देखा कि इंसानों की जिज्ञासा कितनी पुरानी है। गुफाओं में बने चित्रों से लेकर आज के स्पेस टेलीस्कोप तक हम हमेशा आकाश को देखते आए हैं और सोचते आए हैं कि क्या कहीं और भी कोई हमारी तरह देख रहा होगा। अगर सचमुच हम अकेले हैं तो इसका मतलब है कि जीवन की यह लौ बहुत नाजुक है। अरबों तारों और ग्रहों के बीच शायद सिर्फ यही नीला ग्रह ऐसा है जहां जीवन ने जन्म लिया। इसका मतलब है कि हर इंसान, हर पेड़, हर जीव, सब ब्रह्मांड का सबसे अनमोल चमत्कार है। यह अकेलापन हमें उदास नहीं बल्कि गर्व से भर सकता है, क्योंकि अगर हम ही अकेले हैं तो यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस जीवन को बचाएं और इसे आगे ले जाएं। लेकिन अगर हम अकेले नहीं हैं, अगर कहीं और भी सभ्यताएं हैं लेकिन वे चुप हैं, तो क्या यह चुप्पी डर की वजह से है, जैसा कि डार्क फॉरेस्ट थ्योरी कहती है, या फिर यह सिर्फ दूरी का खेल है? ब्रह्मांड इतना विशाल है कि शायद हमारी पुकार वहां तक पहुंच ही नहीं पाई। सोचिए, हमारी पहली रेडियो तरंगें सिर्फ 100 साल पुरानी हैं, यानी वे अभी तक सिर्फ कुछ दर्जन प्रकाश वर्ष की दूरी तक ही पहुंची होंगी, जबकि हमारी आकाश गंगा ही 1 लाख प्रकाश वर्ष चौड़ी है। शायद हमें अभी बहुत छोटा बच्चा ही समझा जाए। फिर सवाल आता है, अगर कोई सभ्यता है तो क्या वे हमसे बहुत आगे हैं? क्या वे हमें देख रहे हैं लेकिन चुप हैं ताकि हम अपने आप विकसित हों, ठीक वैसे जैसे जू हाइपोथेसिस कहती है? और अगर ऐसा है तो क्या कभी वह पल आएगा जब वे पर्दा हटाकर सामने आएंगे? और फिर एक और संभावना, क्या यह खामोशी ही असली जवाब है? क्या ब्रह्मांड इसलिए शांत है क्योंकि हर सभ्यता अंत में खुद को नष्ट कर लेती है, ग्रेट फिल्टर का शिकार होकर? अगर यह सच है तो शायद हमें सबसे पहले यह सीखना होगा कि अपनी सभ्यता को कैसे बचाया जाए ताकि हम सचमुच तारों तक पहुंच सकें। इस गहरी खामोशी में एक और दार्शनिक सवाल भी छिपा है। हो सकता है यह चुप्पी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि असल सवाल वे हैं या नहीं, बल्कि हम कौन हैं। क्या हम इतने परिपक्व हैं कि किसी और सभ्यता से मिलने के काबिल हों? क्या हमने अपने भीतर के युद्ध, लालच और विभाजन को पार कर लिया है, या फिर हम अभी भी वही छोटे बच्चे हैं जो ब्रह्मांड के विशाल जंगल में शोर मचाते फिर रहे हैं? कभी कभी लगता है कि शायद हमें अभी जवाब मिलने की जरूरत ही नहीं है। शायद यह चुप्पी हमें सिखाने आई है धैर्य, विनम्रता और आत्मचिंतन। जैसे किसी ध्यान में बैठा व्यक्ति अपने भीतर झांकता है, वैसे ही यह मौन हमें अपने भीतर झांकने का अवसर देता है। और अगर किसी दिन वह पल आता है जब आसमान से कोई संकेत मिले, जब हम सचमुच यह जाने कि हम अकेले नहीं हैं, तो वह पल हमें हमेशा के लिए बदल देगा। लेकिन जब तक वह नहीं होता, इस खामोशी को एक दोस्त की तरह स्वीकार कीजिए, क्योंकि यह खामोशी ही हमारी नींद की साथी है, हमारी रातों की लोरी है। तो जब आप आज रात सोने जाएं, तो यह मत सोचिए कि आकाश खाली है। यह सोचिए कि यह आकाश संभावनाओं से भरा है। हो सकता है कहीं कोई और भी यही सवाल पूछ रहा हो, और हो सकता है कि इस गहरी चुप्पी के पार कोई ऐसा संगीत बज रहा हो जिसे हम अभी सुन नहीं पा रहे। और इस तरह हमारी यह लंबी यात्रा पूरी होती है। स्लीपिंग फिलॉसफी के इस सफर में आपने सुना जिज्ञासा, विज्ञान, कल्पना और दर्शन का एक शांत मिश्रण। आपने जाना कि एलियंस सिर्फ कहाँ हैं का सवाल नहीं है, बल्कि यह सवाल हमें यह समझने का रास्ता दिखाते हैं कि हम कौन हैं और हम कहाँ जा रहे हैं। तो अब आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और इस विशाल ब्रह्मांड की खामोशी को अपने भीतर समा लेने दीजिए, क्योंकि शायद यही खामोशी ही असली जवाब है।